हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड है और हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक, आइसोमर्स आप लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस एटम्स या ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में जो वेरी करती है, उससे जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट फॉर्म्स बने या स्पेशियल ओरिएंटेशन में उनमें जो भी चेंजेस आए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए जो वो डिफरेंट वेरिएशंस बनते हैं उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का आइसोमर हम पढ़ेंगे और वो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को हम कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, आर स्ट्रक्चर्स दैट डिफर बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। इसको आप समझो जरा। जैसे एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मैं किसी भी तरीके से, जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हो गया, या मैंने हाथ इस तरीके से कर लिया, या मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो हमारी बॉडी जो डिफरेंट फॉर्म्स ले रही है वो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं। और ये इंटर कन्वर्जन में मेरा कुछ बॉडी का पार्ट टूट तो रहा नहीं है और वो बहुत फास्ट इंटर कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। ठीक, जैसे एक एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल को मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। ये एक कार्बन, इस बॉल को आप कार्बन मान लो, इसको आप कार्बन मान लो, ठीक है। और यहाँ से एक ग्रुप मान लो कि H एटम लगा हुआ है, और ये 3 H एटम इस पे हो गए, और इस तरीके से 3 H एटम इस पे हो गए, तो CH3 यानी कि ये इथेन का मैंने मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। अब इमेजिन करो, आप इसको एक तरीके से इधर से सामने से अगर व्यू करोगे, और मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूं, इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक, तो इमेजिन करो कि फिलहाल अगर आप इसको सामने से व्यू कर रहे हो, तो इसके पीछे ये एकदम एक्लिप्स पोजीशन कहेंगे, इसको छुपा हुआ है। इसके पीछे ये एकदम एक्लिप्स पोजीशन कहलाएगी, ये छुपा हुआ है, और ये इसके पीछे छुपा हुआ है। ठीक, मैंने इसको रोटेट कर दिया, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, और इसमें कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है। तो लेकिन हाँ, रिलेटिव ओरिएंटेशन अगर आप देखो स्पेस में, इसकी आपस की रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, बट वो इस तरीके से चेंज हो रही है जो बहुत आसानी से वापस इंटरकन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो आइसोमर्स हैं उनको हम लोग कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं, यानी बिना बॉन्ड ब्रेक किए सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से बनने वाले डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशंस एक तरह का स्टीरियो आइसोमर है, और इसको हम लोग पर्टिकुलरली कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट जो आपको डिस्कस किया वो ये है कि कॉन्फॉर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। ठीक, आगे बात करें। they cannot normally be separated and isolated because energy is available for rotation across single bond at room temperature। मतलब क्या है इसका, बहुत सीधा सा क्लियर पॉइंट है कि क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल रहती है, इसलिए बहुत फास्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं स्ट्रक्चर। देखो, थोड़ा भी अगर इसको ये चेंज करेंगे आप, तो एक नया कॉन्फॉर्मर बन गया। ये और चेंज हुआ, एक नया कॉन्फॉर्मर बन गया। बट ये बहुत फास्ट इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये इतनी फास्ट इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं कि इसको आप सेपरेट आइसोलेट रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। ठीक, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि ट्रू और फॉल्स है, तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, वो सामने है कि बट exception to this point is NMR chemical shift differs, and protein folding is also an example where different conformers differ in properties appreciably। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक, देखो, जब ये सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, जैसे रोटेट होकर एक नया कॉन्फॉर्मर बन गया, ये एक नया कॉन्फॉर्मर बन गया,
तो ये डिफरेंट जो कॉन्फॉर्मर्स बन रहे हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। लेकिन जैसे मैंने बात की एनएमआर केमिकल शिफ्ट की, तो किसी भी मॉलिक्यूल में एनएमआर केमिकल शिफ्ट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो स्पेक्ट्रा बनता है, उसमें जो भी एटम्स हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं वो रिलेटिवली अगर चेंज हो रही है तो वो एनएमआर केमिकल शिफ्ट में चेंज शो करता है, और ये एक तरह की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स का एनएमआर अलग अलग आता है, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कॉन्फॉर्मर्स का एनएमआर शिफ्ट अलग अलग होता है, बट अगर हम इस बात को इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए तो ऑलमोस्ट बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम बात करें प्रोटीन फोल्डिंग की, तो आपको पता है कि प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मान लो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में फोल्ड होते हैं या जिस भी तरीके से ओरिएंट होते हैं, उसमें कोई बॉन्ड टूटता या बनता नहीं है, वो केवल फोल्ड होता है। तो प्रोटीन डिफरेंट तरीके से फोल्ड होता है, तो उस फोल्डिंग को मैं क्या कहूँगा, कॉन्फॉर्मर। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया तो ये हो गया एक कॉन्फॉर्मर, मैं ऐसे खड़ा हो गया तो ये हो गया दूसरा कॉन्फॉर्मर। ठीक। तो प्रोटीन फोल्डिंग भी डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स रिप्रेजेंट करती है, लेकिन आपको पता है कि अगर प्रोटीन फोल्ड होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ठीक। तो इस पॉइंट को समझ लो कि अगर स्टेटमेंट आता है कि कॉन्फॉर्मर्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो आप कहेंगे आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन दो एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस के साथ ये याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हेन वन कॉन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू अदर। अभी हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है और उसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक। फॉर अ मॉलिक्यूल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जिसमें कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा हो, उसमें इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बन सकते हैं। मैंने बोला कि किसी मॉलिक्यूल में अगर पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब कि सारे मॉलिक्यूल्स में कॉन्फॉर्मर बने, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जैसे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन, वहाँ रोटेशन की पॉसिबिलिटी हो, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें रिलेटिव ओरिएंटेशन के चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो, रोटेशन हो और आपस में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा हो तो कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं। अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो नहीं बनेगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रही है तो भी नहीं बनेगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको यहाँ समझा दूं, और देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कॉन्फॉर्मेशंस बनेंगे CH3 में, तो बोलोगे हाँ बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो सुनो। जैसे इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स हैं, ये 3 बॉन्ड्स को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन पे, जिसमें ये जो मैंने इस टाइप का जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं, इसको कहते हैं वेज बॉन्ड और इसे कहते हैं डैश बॉन्ड। ठीक है। और ये उस प्लेन में हो गया। तो CH3 में ये H, इधर H और इधर H लगा हुआ है। अब ये बताओ क्या इसमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगी, तो बोलोगे हाँ, इधर सिंगल बॉन्ड रोटेशन तो हो रही है। ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो देखो इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ स्पेस में ओरिएंटेशन में फर्क पड़ेगा ना, तो रोटेशन भी हो रहा है, ओरिएंटेशन में फर्क भी पड़ रहा है, तो कॉन्फॉर्मेशंस बनेंगे। और थोड़ा भी रोटेट करेगा तो एक नया कॉन्फॉर्मर बनेगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक। उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग वेरी करती है, तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगला एग्जाम्पल मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ये है कि बताओ इसमें कॉन्फॉर्मेशन बनेगा क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें बनेगा क्या? बोल के सिंगल बॉन्ड तो नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन, लेकिन अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि इस कार्बन पे 3 तो आप H बना लोगे। ठीक। sp3 कार्बन है ना ये, तो मैंने एक क्या बना लिया, ये वेज बॉन्ड, और ये हो गया डैश बॉन्ड। मतलब वेज बॉन्ड क्या होता है, ये बाहर आ रहा होता है प्लेन से, और ये प्लेन के अंदर जाएगा, ये उसी प्लेन में है। ठीक। ये sp3 कार्बन किससे अटैच्ड है, sp कार्बन से अटैच्ड है। sp कार्बन का ये जो दोनों बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये सिग्मा है। ठीक। सामने ये एक सिग्मा है, बाकी दोनों क्या है, पाई। तो ये जो दोनों सिग्मा है उनका एंगल आप जानते हो कितना होता है, 180 डिग्री होता है sp कार्बन में, है ना। और ये सामने फिर एक sp कार्बन है,
और ये H लगा है। अब मुझे बताओ कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहाँ होगी क्या? तो बोल के हाँ, सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहाँ ज़रूर होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि जो सामने वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? देखो ये जो हिस्सा ड्रॉ किया है मैंने, ये जो मैंने हिस्सा ड्रॉ किया है, ये ना C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला, ये जो हिस्सा है ये सिलेंड्रिकल हिस्सा है। आपको पता है sp कार्बन है तो ये पूरी तरह से एक 180 डिग्री पे एकदम सिलेंड्रिकल आएगा। तो अब ये बताओ कि इस हाइड्रोजन का किसके रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन बदलेगा? सामने कोई है क्या? कुछ नहीं है। सामने कोई इसमें है? कुछ नहीं है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन जरूर हो रही है, बट ये किसी की रेस्पेक्ट में अपना ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसमें कॉन्फॉर्मेशंस नहीं बनेंगे, जबकि इसमें कॉन्फॉर्मेशंस बनेंगे। तो आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स में ये बनेगा तो इनफाइनाइट नंबर में, लेकिन ऐसा नहीं कि सब मॉलिक्यूल में बनेगा। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होना चाहिए और आपस में ओरिएंटेशन में चेंज आना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। In all conformations, bond angle and bond length remain same, but bond energy differ। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट दिया था, पूछा था कि ट्रू और फॉल्स बताइए। तो देखो कॉन्फॉर्मेशंस में बॉन्ड एंगल सेम रहता है, बॉन्ड लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं रहती है। इस बात को मैं अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, देखो मैं हर अपनी जो स्लाइड्स हैं इस पे कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो मेरे हर स्लाइड में जो 3 4 5 पॉइंट्स होते हैं उसको आप फोकस करो, उसको सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक हो, तो हमारा ये जो लास्ट पॉइंट था उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इन ऑल कॉन्फॉर्मेशंस बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम बट बॉन्ड एनर्जी डिफर्स। इस बात को समझिए, ये मैंने इथेन को इस तरीके से प्रेजेंट किया है। इस तरीके से प्रेजेंट करने को हम कहते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, या इसे कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बॉन्ड यूज किया हम लोगों ने, ये जो इसे कहते हैं हम लोग डैश सॉरी वेज बॉन्ड, और ये वाला डैश बॉन्ड है। डैश बॉन्ड प्लेन से पीछे है, यानी कि अगर ये स्क्रीन आप जो देख रहे हो वो स्क्रीन अगर प्लेन है तो ये उस स्क्रीन के अंदर जाएगा, ये स्क्रीन के बाहर आएगा, इस तरीके से। देखिए जिसमें रोटेशन होगा वो इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन होगा, और ये जो हाइड्रोजन है आमने सामने, इनका स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफर करेगा, इनका स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफर करेगा, चेंज होगा। इसीलिए तो आप इसे कहते हो कि एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं ये, लेकिन सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से बनने वाले। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे। ये बताओ कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो जो ये वाला एंगल है ना, एच सी और ए सी का जो एंगल है, जो ऑलमोस्ट 109 डिग्री के क्लोज है, तो क्या ये एंगल चेंज होगा? ऐसे ही H कार्बन H, ये जो बॉन्ड एंगल है, sp3 कार्बन, आपको पता है कि वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 109 डिग्री 20 मिनट्स के आसपास होना चाहिए। तो क्या ये एंगल चेंज होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा। इसका मतलब याद रखो, ये जो बॉन्ड एंगल है वो इस सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से चेंज नहीं होने वाला। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट, क्या ये जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होगी? क्या ये CH की बॉन्ड लेंथ चेंज होगी इस रोटेशन से? तो बोले कि नहीं, बॉन्ड लेंथ में भी यहाँ पे अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता, नियरली सेम रहती है। तो ना तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है जो कि मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और न ही उसका बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। तो फिर आखिर बॉन्ड एनर्जी कहाँ से चेंज हो गई? तो उसको सुनो। यहाँ पे मैं तुम लोगों को दो तरह के इंटरेक्शंस को समझा रहा हूँ जो आगे बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों समझने में। देखो जो इस कार्बन का जो CH बॉन्ड है, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, CH बॉन्ड में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, सामने जो CH है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। तो इस CH का देखो कलर जरा चेंज कर लूं। ठीक, तो इस CH का ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ,
और इस CH का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आपस में क्या होगा भाई, बोलोगे रिपल्शन होगा। इसका मतलब कि दो कार्बन में एक सिग्मा इसका एक सिग्मा इसका, ये आपस में रिपेल करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से आपस में रिपेल करना इस एक तरह के स्ट्रेन को, यानी एक तनाव को, भाई रिपेल करेगा तो तनाव डेवलप होगा, उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ये एक तरह का रिपल्शन है, और इस रिपल्शन की वजह से यहां डेवलप होगा टॉर्शनल स्ट्रेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। इन दोनों कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स के बीच के रिपल्शन की वजह से डेवलप होने वाला स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक। और अगर ये H के बदले यहाँ कोई बड़ा ग्रुप होता तो इनके बीच में जो बड़े बड़े ग्रुप्स अगर H के बदले होते तो वो बड़े ग्रुप जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसे कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। हालांकि इसमें उसको H बहुत छोटा होता है, तो H के लिए हम स्टेरिक स्ट्रेन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। H क्योंकि बहुत छोटा है, स्मॉल, इसीलिए मैंने बोला अभी कि हम उसके बीच में जो रिपल्शन है उसको इग्नोर करेंगे, और वो रिपल्शन होती उसे कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। बात को समझ रहे हो। मैंने बोला H के बदले अगर कोई बड़ा ग्रुप होता, मान लो कोई एल्काइल ग्रुप होता है H के बदले, तो अगर आमने सामने इस तरीके के एल्काइल ग्रुप्स होते तो उनके बीच में जो रिपल्शन होती, H के बदले अगर एल्काइल ग्रुप्स होते उनके बीच में जो रिपल्शन होती उसको हम लोग वैंडरवॉल इंटरेक्शन कहते, एक तरीके से वैंडरवॉल इंटरेक्शन कहते, और जो स्ट्रेन डेवलप होता उस केस में वो वैंडरवॉल स्ट्रेन कहा जाता, ठीक। और उसको हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो ये वैंडरवॉल स्ट्रेन ही स्टेरिक स्ट्रेन है, ठीक। लेकिन याद रखना कि H बहुत छोटा होता है, इसीलिए H का जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, ठीक। तो मैंने दो आपको स्ट्रेन समझाए इस CH बॉन्ड और इस कार्बन के CH बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन है उसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन, और H के बदले अगर ग्रुप्स होते उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसे कहते हैं हम स्टेरिक स्ट्रेन, बट यहाँ वो स्ट्रेन हम इग्नोर करेंगे, ठीक। तो देखो स्ट्रेन तो है भाई, कौन सा स्ट्रेन है, बोलोगे यहाँ पर ये है टॉर्शनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन करता क्या है, तो इस बात को समझो, एक कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक कि जब भी दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक। और जब भी दो चीजें, कोई भी दो चीजें हो, इवन चार्ज की बात कर लो आप, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, किसी भी दो चीजों के बीच में, जैसे यहाँ बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रहा है, किसी भी दो चीजों के बीच में अगर रिपल्शन होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और उसके बढ़ने की वजह से सिस्टम कम स्टेबल होता है, हम ऐसा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, तो बोलोगे रिपल्शन की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा। टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ क्या करेगा, तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, बोलोगे स्टेबिलिटी उसकी क्या करेगी, डिक्रीज। इसका मतलब जितना ज़्यादा इस CH और इस CH में इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आई होप आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन क्या है, वेज डेस प्रोजेक्शन क्या है, और उसके बाद कि बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है, बॉन्ड एनर्जी ज़रूर चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि स्ट्रेन डेवलप होता है, और बॉन्ड में अगर तनाव स्ट्रेन डेवलप होगा तो वो एनर्जी को पक्का चेंज करेगा। और ओवरऑल मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ, तो जितना देखो जब इस बात को समझो कि जब ये सामने वाला बॉन्ड पीछे वाला बॉन्ड एक दूसरे को छुपा रहे हैं, ऐसे एक्लिप्स पोजीशन कहते हैं इसको, तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन जब आप इसको रोटेट कर दोगे और ये वाला इससे थोड़ा दूर हो गया, ठीक, जब ये एक्लिप्स कहलाएगा, और ये जो अभी आपको नजर आ रहा होगा ये, इसे हम लोग स्टैगर्ड कहते हैं, इसमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस में है इस वक्त। तो इस वक्त यहाँ पे कहेंगे रिपल्शन कम होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब इनकी कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए हमें इन स्ट्रेन्स की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है टॉर्शनल स्ट्रेन और क्या होता है स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक। अब यहाँ आप कुछ बातों को समझिए।
देखिए, मैं आपको यहाँ पे 3 तरह के प्रोजेक्शंस को समझाना चाहता हूँ। एक है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक, मॉलिक्यूल का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल का फ्लाइंग वेज वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। 3 तरह के प्रोजेक्शंस, इन तीनों को ये इस बॉल प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की। ठीक, अगर आप इस फिगर को साइड से देख रहे हैं, ठीक, मतलब एक जैसे ये हो गया, अगर आप इस तरीके से व्यू कर रहे हो, ये सामने से फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन और पीछे वाला कार्बन आपको नजर नहीं आएगा, आप इस तरीके से व्यू कर रहे हो अगर, तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाते हैं। समझो बात। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सामने से इसको पीछे छुपा हुआ है, तो देखो ये जो कार्बन है ये फ्रंट कार्बन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन, और ये जो मैंने सर्कल बना रखा है ये वाला सर्कल, ये हो जाएगा पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल, यानी पिछला कार्बन आपको नजर नहीं आ रहा है, बस आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप जो व्यू कर रहे हैं उसकी हेल्प से आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, सामने वाले पर 3H है, ठीक, सामने वाला कार्बन जो नजर आ रहा है आपको, ये 3H नजर आ रहे हैं, ये 3H हो गए सामने वाले कार्बन पे, ठीक है, और ये जो 3H हो गए पीछे वाले कार्बन के 3H हो गए। क्लियर है? तो इस तरह का प्रोजेक्शन जो होता है वो होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिलहाल ये कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर ये एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहा है, छुपा रहा है, तो प्रोजेक्शन कैसे बनना चाहिए, देखो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं उसको, समझिए उसको। ये हो गया फ्रंट कार्बन, ये मैं जो डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं ये हो गया फ्रंट कार्बन, और ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया रियर कार्बन, पीछे वाला कार्बन। पीछे वाले कार्बन पे मैंने 3 बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए, ये मैंने 3 बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए, और मैंने सामने वाले कार्बन के 3 बॉन्ड इस तरीके से ड्रॉ किए, इस तरीके से ड्रॉ किए कि ये एक दूसरे के पीछे एक्लिप्स पोजीशन में आ रहे हो, मतलब ये पीछे वाला कार्बन का बॉन्ड था और ये सामने वाले का है, ये एक दूसरे को छुपा रहा होगा, ठीक है, और ये हो गया सामने वाले का, ये से छुपा रहा होगा, एक्लिप्स कर रहा होगा, ये उसे एक्लिप्स कर रहा होगा। थोड़ा मैंने साइड में बनाया है, नहीं तो यहाँ इस तरीके से ओवरलैप हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें कि ये इसके एकदम एक्लिप्स पोजीशन में है, और इसे हम लोग कहते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन है ये, न्यूमैन प्रोजेक्शन, जब आप सामने से व्यू करते हैं। ठीक है, और अब आप इमेजिन करो कि आपने इसको रोटेट किया, इस तरीके से आपने रोटेट किया, देखो ये जो आपको नजर आ रहा है सामने वाला बॉन्ड और जो बगल में नजर आ रहा है, इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये जो एंगल होगा, ये सामने वाला बॉन्ड, ये पीछे वाला, ये एंगल 60 डिग्री का है, जबकि यहां पे वो एंगल क्या था, छुपा हुआ था के पीछे एक 0 डिग्री। इस एंगल को हम लोग कहते हैं डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अगर एंगल वो 0 डिग्री है तो उसको आप कहेंगे एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, अगर वो 60 डिग्री है तो उसे कहेंगे आप स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, और अगर वो बीच का है यानी थीटा 0 से बड़ा है और 60 से कम है, तो ऐसे में जितने कॉन्फॉर्मेशंस होंगे उनको कलेक्टिवली हम स्क्यू सेट ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस कहेंगे। स्क्यू सेट ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस यानी वो सारे कॉन्फॉर्मेशंस को हम स्क्यू कहेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट मेनली 2 कॉन्फॉर्मेशंस में है, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड। और सुनो, तो जब आप उसको सामने से व्यू करते हैं इसको पीछे, तो ये आप जो बनाते हैं वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। जब इसी को आप साइड से व्यू करके देखो, ऐसे साइड से, ठीक है, देखो अब ये कार्बन तुमको नजर आ रहा है, कार्बन तुमको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड और एकदम ये इसके साथ में नजर आ रहा है, एक के पीछे एक, ये एक के पीछे एक। तो इस तरीके से अगर आप व्यू करेंगे, इस तरीके से अगर आप व्यू करेंगे, देखो क्या होगा,
यहां समझो स्ट्रक्चर में ये हो गया सामने वाला, ये हो गया पीछे वाला, दोनों नजर आ रहे हैं साइड से। सामने वाले के देखो 3 एच नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो स्टिक्स हैं इसमें ये, ठीक। और पीछे वाले के 3 एच नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 3 एच नजर आ रहे हैं। क्लियर है? तो अब इसको अगर घुमा देंगे तो फिर ये एक दूसरा कॉन्फर्मेशन बन जाएगा। हालांकि मत कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक के पीछे एक है तो ये एक्लिप्स्ड है, और 60 डिग्री घुमा दिया आपने तो क्या हो गया? स्टाइगर्ड हो गया। वापस 60 घुमाओ तो क्या बन जाएगा? एक्लिप्स बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रेजेंट करने को कहते हैं सॉ हॉर्स। अगर सामने देख के प्रेजेंट कर रहे हो न्यूमैन प्रोजेक्शन, साइड से देख के प्रेजेंट कर रहे हो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक। और अगर इस तरीके से देख रहे हो तो इसे कहेंगे फ्लाइंग वेज। देखो ऐसे, अब तुम जब ऐसे देखोगे तो क्या होगा? ये हो गया प्लेन में, ये हो गया प्लेन में, ये प्लेन हो गई, ये हो गई प्लेन, ठीक है। ये प्लेन के बाहर आ रहा है, जो आप वेज से दिखाओगे, ये अंदर जा रहा है जो आप डैश से दिखाओगे। तो आई होप कि आपको इसमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप एक के पीछे एक देख रहे हैं तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। आप साइड से व्यू कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से दोनों कार्बन नजर आए तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन होगा, ड्रॉ करेंगे। और आप एकदम साइड से उसको देख रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि एक बॉन्ड जो आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो प्लेन में मानते हैं, और जो ऐसे ड्रॉ करते हैं उसे डैश पे मानते हैं, ये प्लेन से बाहर होता है। और जो वेज होता है ये, और जो डैश वाला होता है प्लेन के अंदर जाता है। तो इथेन के डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस में आपको दो पढ़ने हैं मेनली। एक है स्टैगर्ड, जब डायहेड्रल एंगल न्यूमैन प्रोजेक्शन में कितना होता है? 60। और एक होता है एक्लिप्स, जब डायहेड्रल एंगल कितना होता है? 0। और बीच में कोई भी अगर एंगल का आप कॉन्फॉर्मर बनाएंगे तो उसको स्क्यू सेट ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन is the stabilization due to the repulsion between pair of bond caused by electrostatic repulsion of electron in the bond। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो आपस में रिपल कर रहा है, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, इस रिपल्शन की वजह से इसमें और इसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एक्लिप्स पोजीशन में कितने स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं, तो एक पेयर तो इसकी वजह से डेवलप हुआ स्ट्रेन का, मतलब इस एच पेयर की वजह से CH, एक इधर और एक इधर, मतलब एक्लिप्स पोजीशन में 3 टॉर्शनल स्ट्रेन्स हैं, ठीक। तो टॉर्शनल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होगा? देखो एक्लिप्स में वो एक के पीछे छुपा होगा। देखो ये जो है ना, सामने वाला बॉन्ड, पीछे वाला बॉन्ड, एक के पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम स्ट्रेन में होगा। और स्टैगर्ड में वो मैक्सिमम थीटा जो बना सकता है वो 60 डिग्री है। तो इस वक्त वो सबसे रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेन सबसे कम, और हम इसको 0 मान के चलेंगे यहाँ पे स्ट्रेन को। तो स्टैगर्ड में स्ट्रेन सबसे कम है, एक्लिप्स्ड में ज्यादा है, स्क्यू में बीच का होगा, और जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसमें स्ट्रेन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बीच का होगा। डायहेड्रल एंगल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक्लिप्स में 0 है, स्टैगर्ड में 60 है, और स्क्यू में उसके बीच का है, ठीक। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल पे आते हैं और समझते हैं। देखो देखो इसमें जो एक्लिप्स पोजीशन है ना, इस फिगर को समझा रहा हूं, देखो इस फिगर को, CH, इसका H और इसका H, एक्लिप्स पोजीशन में ये एकदम CH आमने सामने हैं, और यहां जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो डेवलप हो रहा है, और वो 4 किलोजूल पर मोल होता है हर एक CH पेयर के लिए, ठीक। तो एक्लिप्स वाले में ऐसे कितने CH पेयर हैं?
बोलोगे कि एक तो ये हो गया इधर देखो ऊपर, एक हो गया इधर साइड में, और एक हो गया इधर। इसका मतलब कि 4 किलो जूल इसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ, 4 किलो जूल इसकी वजह से हुआ, 4 किलो जूल इसकी वजह से हुआ। तो यहाँ कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ? गला थोड़ा सा खराब है भाई। तो 4 4 और 4 यहाँ पे कितना स्ट्रेन डेवलप हो गया इसमें? 12। जबकि हम यहाँ स्टैगर्ड में उसको क्या मान के चलेंगे? 0 उस रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो इस एनर्जी प्रोफाइल पे ये हो गई 0 स्ट्रेन एनर्जी। तो इस पॉइंट पे कौन होगा? बोलोगे इस पॉइंट पे होगा स्टैगर्ड, स्टेबल, 0 स्ट्रेन एनर्जी। अब अच्छा एंगल को भी जरा समझो, इसमें कितना डायहेड्रल एंगल था? 60 है ना। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है? डायहेड्रल एंगल, ठीक है ना। तो 60 पे वो क्या है? बोलोगे स्टैगर्ड है और एनर्जी कम है। मैंने बोला कि 60 डिग्री घुमा देंगे, मतलब अब वो 60 से कितना हो गया? 120। तो 60 डिग्री घुमाने पे स्टैगर्ड से क्या हो जाएगा? एक्लिप्स हो जाएगा, और एक्लिप्स में एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? बोलोगे यहाँ तो आपने समझाया कि भाई हर पेयर में 4 4 और 4 12 किलो जूल एनर्जी बढ़ रही है। तो देखो ये एनर्जी प्रोफाइल में 12 किलो जूल है, और ये हो गई किसकी एनर्जी? बोलोगे ये हो गई एक्लिप्स की। फिर 120 घुमा दो, तो देखो 120 घुमा दोगे तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड सॉरी 60 घुमा दोगे तो फिर से 60 कर दो रोटेट, तो फिर से एक्लिप्स। मतलब मैं फिर से जल्दी समझा देता हूँ इसको कि एकदम आमने सामने है। इस वक्त ये क्या है? एक्लिप्स। ये मैंने घुमाया 60 डिग्री, स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री एक्लिप्स, फिर 60 डिग्री स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री एक्लिप्स, ठीक है ना। तो 60 पे स्टैगर्ड है, 180 पे स्टैगर्ड है, इसी तरीके से 300 पर भी वो क्या आएगा? स्टैगर्ड आएगा। 120 रोटेशन पे वो सेम रहेगा, और 60 रोटेशन पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक। और एनर्जी प्रोफाइल बता रही है कि स्टैगर्ड में एनर्जी उसकी सबसे कम है, और एक्लिप्स में उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? तो 12 किलो जूल। 12 किलो जूल ही क्यों? क्योंकि टॉर्शलेस स्ट्रेन डेवलप हो रहा है हर सी एच पेयर के लिए जो आमने सामने है 4 किलो जूल, तो यहाँ पे हो गया 12 किलो जूल, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशन को। यहां मैं आपको दो बातें समझा रहा हूं, उसको समझो। ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशन को समझने के लिए यहां बता रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम फ्रंट कार्बन लेंगे, और इसको हम लेंगे रियर कार्बन, मतलब पीछे वाला कार्बन। यानी अभी जो आपने ये पढ़ा इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन में इस कार्बन पे तीनों एच थे, कार्बन पे इसमें भी तीनों एच थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन पे 2 एच और एक यहाँ मिथाइल लगा दिया मैंने। तो समझो बात क्या है, यहाँ लग गया मिथाइल, मिथाइल CH3, ये हो गया CH2, इधर लगा दिया मिथाइल, तो मिथाइल CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और फ्रंट कार्बन कौन सा है? ये CH2, यानी ये हो गया फ्रंट कार्बन, यानी ये वाला जो कार्बन ड्रॉ किया गया ये क्या है? फ्रंट कार्बन। क्या लगा है इस पे? H और CH3। और ये जो है थर्ड कार्बन, रियर कार्बन, तो उसमें भी क्या लगा है? CH3 H और H, ठीक। अब हम इसको करते रहेंगे रोटेट, ये स्ट्रक्चर से बनाता रहेगा अलग अलग, तो उसको समझो कैसे बनाता रहेगा। यहाँ डायहेड्रल एंगल क्या नजर आ रहा है आपको? बोलोगे कि डायहेड्रल एंगल यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। तो ये क्या हुआ? बोलोगे ये हुआ स्टैगर्ड, ठीक। यहाँ वो डायहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड। यहाँ आपने कितना किया था रोटेट? बोलोगे कि हमने इसको रोटेट किया था 60 डिग्री, फिर हमने किया 60 डिग्री, तो अब ये क्या बन जाएगा? बोलोगे फिर से स्टैगर्ड बन जाएगा। देखो 60 डिग्री रोटेशन पे वो चेंज हो जा रहा है, ठीक। और 180 120 भी फिर से वही बन जा रहा है ना। यहाँ से यहाँ 120 हो गया ना, यहाँ से यहाँ,
और एक्लिप्स से ये वापस एक्लिप्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन कितना है 120, यहाँ रोटेशन कितना था 60, फिर से क्या बन गया एक्लिप्स्ड। इस बात को समझो, देखो इसको समझाने के लिए मैं ये हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, पीछे वाले कार्बन का जो CH3 है H है और ये H, इसको मैंने फिक्स कर दिया है और फिर मैं उसकी रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये पीछे का CH3, ये पीछे का H, ये पीछे का H, ठीक। ये पीछे का CH3, ये पीछे का CH3, सॉरी H और ये H, ये पीछे का CH3, ये पीछे का H, ये पीछे का H। मतलब मैंने पीछे वाले कार्बन के ओरिएंटेशन को फिक्स कर रखा है, सामने वाले को मैं कर रहा हूँ रोटेट। तो देखो ये हो गया सामने वाले का CH3, ये हो गया सामने वाले का H और H, ठीक। अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा, मैं पीछे वाले को फिक्स कर रखा है मैंने, ठीक। मैं समझाने के लिए क्या कह रहा हूं कि मैंने फिक्स कर रखा है पीछे वाले को, तो मैंने सामने वाले को किया रोटेट। तो ये रोटेशन के बाद इसके पास आ गया एक्लिप्स में, ये इसके पास आ गया और ये इसके एक्लिप्स मतलब उसके जस्ट ऊपर आ गया, है ना। ये देखो आ गया इधर H, ये CH3 इधर आ गया, H इधर पहुंच गया, ठीक। इस तरीके से मैंने फिर से एक बार किया रोटेट, पीछे को फिक्स कर रखा है मैंने। ये CH3 निकल के इधर आ जाएगा, ये देखो आ गया। ये H निकल के इधर आ जाएगा, ये देखो आ गया। और ये H निकल के इस तरफ किया रोटेट हमने, तो ये इधर आ गया। तो कुल मिलाकर क्या कर रहा हूं मैं, पीछे को फिक्स किया मैंने, सामने को रोटेट कर रहा हूं मैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से फिर से मैंने एक बार रोटेट किया और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इधर ऊपर कहने का मतलब एक्लिप्स हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ ये एक्लिप्स हो जाएगा, ये इसके बगल में आ जाएगा तो ये इधर आके एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक। ध्यान दो, स्टैगर्ड से 60 डिग्री पे क्या बनता है एक्लिप्स, एक्लिप्स से अगेन 60 रोटेशन पे क्या बनता है स्टैगर्ड, ठीक। स्टैगर्ड से 120 पे क्या बनेगा स्टैगर्ड, एक्लिप्स से 120 रोटेशन पे क्या बनेगा एक्लिप्स। अब ये इथेन नहीं है, ये ब्यूटेन है। यहाँ इथेन से कुछ ज्यादा कॉन्फॉर्मेशंस बने हैं। इथेन में क्या था, मेन कॉन्फॉर्मेशंस में एक स्टैगर्ड था और एक एक्लिप्स था, लेकिन यहाँ पे स्टैगर्ड दो तरह का है, ध्यान से देखो, ये भी स्टैगर्ड है, ये भी क्या है स्टैगर्ड। ये बताओ कि इन दोनों स्टैगर्ड में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, बोले बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों के जो बल्की ग्रुप हैं CH3 वो 180 पे हैं, किस पे हैं 180 पे हैं, लेकिन यहाँ CH3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो अभी भी 60 पर ही है ना, CH3 तो यहाँ किस पे है देखो 60 पे है। तो जब स्टैगर्ड में बल्कि ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे होते हैं तो उसको एंटी स्टैगर्ड कहते हैं, और जब बल्कि ग्रुप 60 पे होते हैं तो उसको गॉच स्टैगर्ड कहते हैं। तो स्टैगर्ड में दो हो गए, एंटी एंड गॉच। एक्लिप्स की बात करते हैं। देखो एक्लिप्स में ये क्या है, CH3 पीछे वाला बड़ा ग्रुप है, सामने वाला CH3 भी बड़ा ग्रुप है। तो जब बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप को एक्लिप्स करेगा, इसे कहेंगे कंप्लीटली फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये एक्लिप्स तो है बट हम इसे कहने वाले हैं फुली एक्लिप्स्ड। और ये जब बड़ा और छोटा एक दूसरे को एक्लिप्स करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स। तो ये कौन सा एक्लिप्स है, पार्शियली एक्लिप्स। और ये कैसा है, कंप्लीटली या फुली एक्लिप्स। तो यहाँ पे चार बन गए, एक फिर इसकी हो जाएगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। तो बेसिकली स्टैगर्ड में दो हो गए, एक एंटी एक गॉच, और एक्लिप्स में दो हो गए, कंप्लीटली एक्लिप्स एंड पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब तुम लोगों को मैं यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, समझने पे ज्यादा ध्यान दो भाई, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पेशेंस रखा करो, इसलिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है, सक्सेस में पेशेंस का बहुत रोल होता है। देखें देखो जब डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है ना, जब डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है ना, तो उस वक्त कौन सा स्ट्रेन चेंज होता है बताओ। बोलोगे कि डाइहेड्रल देखो यहाँ 60 था, यहाँ 0 हो गया एक्लिप्स में, तो यहाँ पे वो जो पीछे वाले का बॉन्ड और सामने वाले का बॉन्ड है दूर दूर था, यहाँ पे वो पास पास आ गया, मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन चेंज होता है।
Dihedral angle change means torsional strain changes. क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर डाइहेड्रल एंगल चेंज करोगे तो इनके बीच का रिपल्शन चेंज होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन चेंज होगा, ठीक। और अब दूसरा पॉइंट देखो कि अगर इमेजिन करो डाइहेड्रल एंगल सेम है, डाइहेड्रल एंगल क्या है, सेम है जिसमें, तो वहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन सेम रहेगा, बट कुछ तो वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा, देखें ध्यान से। देखो जैसे एंटी गॉच में और एंटी स्टैगर्ड में और गॉच स्टैगर्ड में किस बात का डिफरेंस है, बोलोगे कि एंटी वाले में बड़ा बड़ा ग्रुप जो है दोनों CH3 वो 180 पे है, दूर है काफी, और यहाँ पे वो एकदम अगल बगल में है, 60 डिग्री पे है तो पास में है, ठीक। लेकिन अगर मैं दोनों के डायहेड्रल एंगल की बात करूं, दोनों 60 हैं डायहेड्रल एंगल सेम है, ठीक। तो टॉर्शनल स्ट्रेन सेम है, लेकिन वेरी कर रहा है स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ CH3 दूर दूर है और इस गॉच वाले में एकदम अगल बगल में। तो गॉच में क्या ज्यादा है, स्टेरिक स्ट्रेन। तो डाइहेड्रल एंगल अगर सेम आता है तो टॉर्शनल स्ट्रेन सेम रहता है, लेकिन स्टेरिक स्ट्रेन चेंज होता है, ठीक। अब इस बात को फिर से ठीक से सुनो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स में क्या चेंज हुआ, देखो ये स्टैगर्ड के लिए हो गया, ये हो गया एक्लिप्स के लिए, ठीक है। ये लिया मैंने इधर से, ये लिया है, ये स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स। बताओ इन दोनों में क्या चेंज आ रहा है, बोलोगे डायहेड्रल चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, बोलो टॉर्शनल स्ट्रेन चेंज हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि एंटी और गॉच में क्या चेंज हुआ, एंटी और गॉच में क्या चेंज हुआ, तो बोलोगे एंटी और गॉच में अगर चेंज हुआ तो वो है स्टेरिक स्ट्रेन। इस तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंप्लीटली और पार्शियली एक्लिप्स में इन दोनों में क्या चेंज हुआ, बताओ। इन दोनों में तो डायहेड्रल एंगल सेम है ना भाई, तो यानी टॉर्शनल सेम है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है इन दोनों में, बोलोगे स्टेरिक स्ट्रेन। यहां इन दोनों में मतलब कि सेकंड और फोर्थ में टॉर्शनल स्ट्रेन सेम है, बट स्टेरिक स्ट्रेन डिफर्स। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड में टॉर्शनल चेंज हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में स्टेरिक चेंज हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में टॉर्शनल चेंज हो रहा है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में स्टेरिक चेंज हो रहा है। ठीक से सुन लो, समझ लो। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए। देखिए शुरू करते हैं इसमें एंटी कॉन्फॉर्मेशन से। मैं आपको इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन और फ्लाइंग वेज, तीनों इन चारों कॉन्फॉर्मर्स के लिए ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। देखो डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या, जल्दी से देखो, जब तुमने इसको सामने से व्यू किया था तो ऐसे क्या ड्रॉ किया, न्यूमैन प्रोजेक्शन, थोड़ा साइड से ऐसे व्यू किया, क्या ड्रॉ किया, सॉहर्स, और एकदम ऐसे देखा ये बाहर आता हुआ अंदर जाता हुआ तो क्या ड्रॉ किया, फ्लाइंग वेज, ठीक। अब जल्दी से देखो क्या नोटिस करना है इसमें। एंटी में सामने वाला जो कार्बन है C2, इस पे लगा हुआ सबसे बड़ा ग्रुप CH3, और पीछे वाला जो ग्रीन कलर की जो तुमको लाइन नजर आ रही है, इस पे जो लगा हुआ बल्कि ग्रुप है, बल्कि यानी जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक। अच्छा, इसी में अगर तुम साइड से देख रहे हो तो ये सेकंड कार्बन है और ये उस पर लगा हुआ CH3 है। ये उसके पीछे वाला थर्ड कार्बन है, ये उस पर लगा हुआ CH3 है, और देखो इसकी पोजीशन कैसी है, एकदम ऑपोजिट एंटी पोजीशन है ये। और जब तुम इसको फ्लाइंग वेज पे बनाओगे सेम एंटी कॉन्फॉर्मेशन को, तो सेकंड कार्बन ये CH3 मान लो बना लिए, बाकी एक H बाहर अंदर ऐसे बना दोगे,
मेन यहाँ पॉइंट पहचानने वाला वो ये है कि ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, सेकंड का जो CH3 है और जो थर्ड का CH3 है वो ऑपोजिट है एकदम, तो ये पहचान है इसमें एंटी, ठीक। और ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, एक्लिप्स में लेकिन ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, जिसमें कि बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप पे है ना, छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप पे है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स यानी कि पीछे छुपा हुआ है। ये आपने बनाया यहाँ पे सॉ हॉर्स, साइड से देख रहे हो आप, तो इधर वाले का जो बड़ा ग्रुप है वो एकदम अपने पीछे एक्लिप्स तो है लेकिन H से है, और इसका वाला जो H है वो एक्लिप्स तो है लेकिन किसके साथ है, CH3 के साथ है। और जब उसको फ्लाइंग वेज पे बना रहे हो तो इसका CH3 सामने वाले का बड़ा किसके साथ एक्लिप्स पोजीशन में है, H के साथ, और सामने वाले का जो H है वो किसके साथ एक्लिप्स पोजीशन में है, CH3 के साथ, तो ये एक्लिप्स पोजीशन होगी। और गॉच में सामने वाले का CH3 और पीछे वाले का CH3 60 डिग्री पे है, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। और सॉ हॉर्स में देखोगे ये सामने वाले का CH3, देखो एकदम सामने जाओगे तो एक्लिप्स पे कुछ नहीं मिलेगा, साइड में मिलेगा ये 60 डिग्री पे, तो ये सामने ना जाके थोड़ा साइड में मिल रहा है गॉच। और इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी ये तुमको पता है कि जो सॉलिड लाइन होती है वो प्लेन में होती है, और ये जो वेज लाइन है ये प्लेन के बाहर होती है, तो इसके जस्ट सामने नहीं है ये, इसके जस्ट सामने नहीं है, इसके सामने से थोड़ा टिल्टेड 60 डिग्री पे है, ठीक है ना। तो एकदम जस्ट सामने होता तो वो ये देखो इस वाले केस में क्या एकदम जस्ट सामने है, इसमें ये बड़ा ग्रुप इसके बड़े ग्रुप के जस्ट सामने है, इसका बड़ा ग्रुप इसके बड़े ग्रुप के जस्ट सामने है, तो ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये फुली एक्लिप्स्ड है, ठीक। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि एंटी में 180 डिग्री पे यहाँ पे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, और पार्शियली एक्लिप्स में आमने सामने तो होते हैं लेकिन बड़ा छोटा छोटा बड़ा, और कंप्लीटली एक्लिप्स में बड़ा बड़ा आमने सामने होता है, और गॉच वाले में दोनों बड़े ग्रुप होते हैं लेकिन अगल बगल 60 डिग्री ओरिएंटेशन पे होते हैं, 60 डिग्री ओरिएंटेशन पे होते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या देखना है इसमें हमें, देखो कुछ पहले नाम देख लेते हैं, बोले नाम में क्या रखा है सर, नाम में बहुत कुछ रखा है, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम पता होना चाहिए, नहीं तो कोई क्वेश्चन वहीं से निकल जाते हैं हमारे गलत, ठीक है। तो देखो आपने ब्यूटेन पढ़ा, ब्यूटेन में आपने फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड और गॉच, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड पढ़ा। फुल्ली एक्लिप्स को सिन पेरी प्लेनर भी कहते हैं, ठीक है ना, फुल्ली एक्लिप्स को कहते हैं सिन पेरी प्लेनर। पार्शियली एक्लिप्स को एंटी क्लिनिकल कहते हैं, पार्शियली एक्लिप्स को एंटी क्लिनिकल कहते हैं, बड़ा छोटा एक दूसरे के ऊपर होगा। और यहाँ पे गॉच स्टैगर्ड जो है, गॉच स्टैगर्ड में ये तो खैर केवल गॉच कहलाता है, अगल बगल 60 डिग्री पे। एंटी स्टैगर्ड को हम एंटी पेरी प्लेनर भी कहते हैं, ये हो गया एंटी पेरी प्लेनर, तो पहले तो नाम समझ लो। अच्छा दूसरा भी जरा यहाँ स्ट्रेन की बात करते हैं, और कौन कौन से स्ट्रेन हैं जल्दी से उसको देखते हैं। देखो पहले वाले केस में ये जो सिन पेरी प्लेनर और गॉच है, इन दोनों में बताओ किस बात का डिफरेंस है, बोलोगे डायहेड्रल एंगल का डिफरेंस है। तो जब डायहेड्रल एंगल का डिफरेंस होता है ना तो उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में गॉच और एंटी क्लिनिकल में भी सेम डिफरेंस है, डाइहेड्रल का है, यानी कौन सा स्ट्रेन है, टॉर्शनल, यहाँ भी डाइहेड्रल का है, तो डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम फर्स्ट और थर्ड देखोगे तो वहां डाइहेड्रल सेम है, तो जब डाइहेड्रल सेम होगा तो टॉर्शनल सेम होगा, ठीक, वहां स्टेरिक स्ट्रेन काम करेगा। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ में देखो, सेकंड और फोर्थ में इन दोनों में फिर से डायहेड्रल सेम है, टॉर्शनल सेम है, डिफरेंस किस बात का है, स्टेरिक का। तो मुझे समझ में, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रेन रोल प्ले कर रहा है मेनली, ठीक है। तो ये बताओ कि जो गॉच कॉन्फॉर्मेशन है एंटी, इन दोनों में गॉच कम स्टेबल, एंटी ज़्यादा स्टेबल है, तो गॉच क्यों कम स्टेबल है, तो बोलोगे गॉच एंटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इसके CH3 और इसके CH3 का 180 पे होना, और यहाँ इसके CH3 और इसके CH3 का 60 पे होना, मतलब स्टेरिक फैक्टर का। तो ये जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है ना उसी का डिफरेंस है। गॉच में एंटी के मुकाबले 3.2 किलो जूल ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक, जो इस फिगर में दिखाई भी दे रही है। देखो सबसे लोअर एनर्जी किसकी है यहाँ पे, ये है एंटी,
ठीक, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी किसकी है यहाँ पर, ये है गॉच। बात समझ में आ रही है एनर्जी प्रोफाइल में। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रिपल्शंस किस में हो सकते हैं, बोलोगे कि एंटी में होंगे, सॉरी सिन पेरिप्लेनर में होंगे, यानी कि फुल एक्लिप्स में होंगे। इसमें दो तरह के रिपल्शंस हैं, एक तो ये दोनों बॉन्ड एकदम एक दूसरे के पीछे हैं, तो उसकी वजह से उसमें कौन सा रिपल्शन होगा, बोलोगे टॉर्शनल। तो एक पेयर टॉर्शनल का यहाँ बनेगा, एक पेयर टॉर्शनल का यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, तो 3 पेयर बनेंगे। और 4-4 किलो जूल का था इसमें, तो 12 किलो जूल का तो ये हो गया, टॉर्शनल स्ट्रेन हो गया 12 किलो जूल का यहाँ। और साथ में बल्की ग्रुप और बल्की ग्रुप का एक के पीछे एक होना, ये भी स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। कौन सा स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन। तो वो लगभग यहाँ होता है 13, तो मिलाकर कितना हो गया 25 किलो जूल का यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो गया, किसमें, एक्लिप्स, फुल एक्लिप्स में। तो ध्यान दो, सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल एक्लिप्स की है, फिर पार्शियल एक्लिप्स, फिर एनर्जी गॉच की है, सबसे कम किसकी है, एंटी की है। तो उसी हिसाब से जिसकी कम एनर्जी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ओवरऑल स्ट्रेन की अगर बात करेंगे तो फुल्ली एक्लिप्स में ज़्यादा स्ट्रेन है, फिर पार्शियल एक्लिप्स में आता है, फिर स्टैगर्ड आते हैं, मतलब स्क्यू आता है, स्क्यू के बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में पहले गॉच और फिर एंटी। और जो स्ट्रेन का जो सीक्वेंस है उसका जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो रोटेशन होता है वो फ्री रोटेशन होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये हमको समझना है। देखो, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व ओवरकमिंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर टू इंटरकन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो रही होती है ना, तो ये जैसे सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन का, रोटेशन होगी तो फ्री रोटेशन होनी चाहिए थी। जैसे ये एग्जांपल दिया था हमने कि इसमें ये रोटेशन कौन सी रोटेशन होनी चाहिए थी, बल्कि फ्री रोटेशन होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है। फ्री रोटेशन ना होकर ये एक्चुअली होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फ्री रोटेशन एक आइडियल केस है, लेकिन एक्चुअली जो पाया जाता है उसमें कुछ हद तक रोटेशनल बैरियर होता है इनके आपस के स्ट्रेन की वजह से, टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इस रोटेशन में दिक्कत आती है। और उसी दिक्कत की वजह से ये रोटेशन फ्री ना होकर कौन सा रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक, तो देखो जो फ्री रोटेशन होता है ना, वो एक आइडियल मान लो आप केस है, और वो 0.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो एक्चुअली नहीं पाया जाता। इथेन में भी अगर तुम देखोगे ना, इथेन में एनर्जी बैरियर होती है 2.9 किलो जूल, सॉरी किलो कैलोरी, या 12 किलो जूल का एनर्जी बैरियर होता है स्टैगर्ड से एक्लिप्स के बीच में एनर्जी बैरियर होता है इतना। ठीक, और ये एनर्जी बैरियर देखोगे तो 0.6 से किलो कैलोरी से ज़्यादा है, तो इसको फ्री ना कह के हम इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो सिंगल बॉन्ड में होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब एक एनर्जी बैरियर पार करनी पड़ती है उसको एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए। हालांकि वो एनर्जी ज़्यादा नहीं है, ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होते रहती है, बट फिर उसको हम फ्री नहीं कहेंगे, याद रखना। इस एनर्जी को हम कहेंगे कि फ्री से ज़्यादा है, फ्री रोटेशन बैरियर से ज़्यादा है, बट फ्रोजन से कम है। बोलिए फ्रोजन क्या है, फ्रोजन रोटेशन एनर्जी बैरियर कहाँ पाया जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, या जहाँ रिंग होगी, वो रोटेट नहीं करेंगे। अगर उसमें रोटेशन लाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, उसे कहते हैं फ्रोजन रोटेशन। तो उसकी जो एनर्जी बैरियर होती है ना, वो 16 किलो कैलोरी से ज़्यादा की होती है। अब जैसे इन चारों में से पूछा जाए कि लोएस्ट एनर्जी बैरियर कहाँ पे है, तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा ये साइक्लोपेंटेन, ये तो डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग वाला केस बन गया, तो इसमें तो फ्री रोटेशन होना नहीं है, और इसमें होना है फ्रोजन रोटेशन। फ्रोजन रोटेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा बैरियर है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सिंगल, ये तीनों सिंगल हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं, इसको समझो। यहाँ पे है रेजोनेंस इस वाले केस में, तो ये जो बीच का सिंगल बॉन्ड है ना, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यानी कि सिंगल से थोड़ा ज़्यादा, डबल बॉन्ड एग्जैक्टली नहीं है, बट सिंगल से थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ रोटेशनल बैरियर आएगा। और यहाँ पे CH3 के इंट्रैक्शन की वजह से रोटेशनल बैरियर आएगा, फ्री तो नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे ये सामने वाला CH3 इसको, और ये इसको स्टेरिक हिंडेंस देगा, तो यहाँ भी रोटेशनल बैरियर आएगा। तो बताओ सबसे कम कहाँ होगा रोटेशनल बैरियर,
सबसे कम कहाँ होगा, तो बोलोगे सबसे कम होगा सी में, सिंगल है बॉन्ड और रिपल्शंस कम है। उससे ज़्यादा रोटेशनल बैरियर कहाँ होगा, डी में, सिंगल है लेकिन वहाँ ज़्यादा ग्रुप्स हैं, वहाँ स्टेरिक स्ट्रेन ज़्यादा है, एनर्जी बैरियर ज़्यादा, इसे क्रॉस करना पड़ेगा उसको घूमने के लिए। और बी वाले में आएगा फिर, हालांकि वहाँ रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड तो नहीं है बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बैरियर ज़्यादा होगा रोटेशन के लिए। और ए वाले में तो भैया फ्रोजन रोटेशन है, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ कॉन्फॉर्मेशन को देखते हैं, कॉन्फॉर्मेशन को देखते हैं। देखिए ये मैंने जो एग्जांपल लिया ना, मैं इसको यहाँ लिखा हूँ, ये CH3CONH है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एमाइड है जिसमें N पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो काम कर रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो ये मैंने केस यहाँ क्यों क्या समझाने के लिए लिया हुआ है उसको समझो। ये जो CN जो बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, बट यहाँ रेजोनेंस होगी ना, पाई के साथ यहाँ रेजोनेंस होगी, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, हाँ एग्जैक्ट वो डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा बट रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर जरूर आएगा। तो यहाँ पे रोटेशन में दिक्कत आएगी, बट वो रोटेशन क्या डबल बॉन्ड वाला फ्रोजन रोटेशन होगा, नहीं, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। ठीक, देखो फ्रोजन रोटेशन होने पे यानी डबल बॉन्ड और रिंग होने पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, और यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने पर कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। ठीक, तो देखो ये डबल बॉन्ड की वजह से ना यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, कॉन्फॉर्मर बनेगा। ठीक, तो देखो ये जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N दिखाया गया है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होने की वजह से हम इसके रेस्पेक्ट में अगर सोचें तो O की तरफ कौन है यहाँ CH3, और यहाँ O के ऑपोजिट चला गया CH3। बोलोगे ऐसा तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, एक तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस या फिर जेड, क्या कहते हैं, सिस या फिर जेड, एक तरफ सेम सेम। और अगर वही अपोजिट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ई या फिर ट्रांस कहते हैं। बट क्या ये वाकई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, नहीं है, इनको हम लोग कॉन्फॉर्मेशंस कहेंगे। तो बस हमने जेड और ई सिंबल इसको कोरिलेट करने के लिए लिया है कि भाई ये जेड की तरह है, ये ई की तरह है, बट ये एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये कॉन्फॉर्मर है। ये क्या है, कॉन्फॉर्मर है, जेड कॉन्फॉर्मर, ई कॉन्फॉर्मर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में और यहाँ पे डिफरेंस यही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फॉर्मेशन है। यहाँ आपको एक डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं, आप सुबह से लेके शाम तक आपकी बॉडी बहुत सारे अलग अलग पोज बनाती है, वो सारे पोजेस क्या हैं, कॉन्फॉर्मर्स हैं। बट अगर खुदा ना खास्ता कुछ टूट गया, हाथ कुछ भी टूट गया, तो टूटने से जो बना वो क्या, कॉन्फ़िगरेशन, भगवान ना करे कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन बने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कॉन्फ़िगरेशंस तब बनते हैं जब कोई बॉन्ड टूटता है। ठीक, और कॉन्फॉर्मेशंस फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से बनते हैं जो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आया वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे फ्रोजन रोटेशन नहीं हो रही, ज्योमेट्री नहीं बनेगी, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, कॉन्फॉर्मर बनेगा। इसे डिफरेंट कॉन्फॉर्मर कहेंगे, इसे डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं कहेंगे। ठीक, अच्छा क्या सिंगल बॉन्ड रोटेशन से ही बनते हैं ये कॉन्फॉर्मर्स, क्या रिंग में नहीं बनता? तो रिंग में क्या है, रोटेशन तो नहीं होती लेकिन फ्लिप मोशन होता है। रिंग में क्या होता है, फ्लिप मोशन। साइक्लो एल्केन्स में पाया जाता है फ्लिप। तो रिंग फ्लिप साइक्लोहेक्सेन का केस हम ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। जैसे मान लो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो तो ऐसा होता है ना, ऐसे लिखते हो आप इसको 2D प्रेजेंटेशन में, प्लेनर प्रेजेंटेशन में, एक्चुअली प्लेनर तो होता नहीं है। अब देखो उसमें अलग अलग पार्ट, जैसे अब ये वाला पार्ट यहाँ नीचे की तरफ आ गया ये, और ये ऊपर उठ गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, चेयर फॉर्म।
ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि ये ऊपर उठा हुआ इधर साफ दिखाई दे रहा है, बोट फॉर्म दिखाई दे रहा है। उसी बोट को थोड़ा आप अगर एक तरफ से मोड़ दोगे ना, जैसे ये बोट है, उसको ऐसे ट्विस्ट कर दोगे तो उसे ट्विस्टेड बोट कहोगे, तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा? इसे कहेंगे ट्विस्टेड बोट। और देखो इसमें क्या है, चेयर, ये कंप्लीट चेयर थी, ये पोर्शन उठा के ऐसे प्लेन में ले आए, तो जो गोवा के बीचेस पे जो आप चेयर देखते हो बड़ी बड़ी, वो हाफ चेयर कहलाएगी, हाफ चेयर। क्लियर है? तो रिंग में फ्लिप की वजह से भी हाफ चेयर बनता है, बट याद रखना बेंजीन रिंग में नहीं बनेगा, उसमें सारे कार्बन sp2 होते हैं, वो प्लेनर होता है, उसमें फ्लिप मोशन नहीं होता है। फ्लिप मोशन कहाँ पाया जाता है? साइक्लिकल केस में पाया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ कुछ चीजें और समझते हैं। देखो ये जो सारे कॉन्फर्मेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनका पूछूं कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो ध्यान से देखो। ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, उस पर क्या क्या लगा हुआ है? बोलोगे कि सर 2H लगा हुआ है और एक OH लगा है। ठीक, तो देखो मैंने क्या लिखा, पहला कार्बन, उस पर 2H लगा हुआ है और एक क्या लगा है? OH। ठीक, अब इस कार्बन से पीछे जो लगा हुआ कार्बन, जो इस सर्कल से शो किया गया है, उस पर भी 2H और एक OH लगा हुआ है। तो पीछे वाले कार्बन पे भी 2 OH और एक OH। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करके दिया गया है, चारों आप चेक कर सकते हो, मैंने स्ट्रक्चर ऐसे लिखा। बोलोगे ये तो इथेन, ये तो इथेन 1,2 डाइऑल है। तो हाँ, ये चारों स्ट्रक्चर्स इथेन 1,2 डाइऑल के कॉन्फॉर्मर्स हैं। ठीक, स्ट्रक्चर सेम होना बहुत जरूरी है, केवल रोटेशन चेंज होने से बनेगा कॉन्फॉर्मर, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इन चारों में स्ट्रक्चर सेम है, रोटेशन डिफरेंस है। अब मेरे को यहाँ क्वेश्चन स्टेबिलिटी का पूछा जा रहा है। मुझे स्टेबिलिटी जस्टिफाई करनी है, तो एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या चेक करना, आप टॉर्शनल स्ट्रेन, वो बहुत मैटर करती है। टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और ये स्ट्रेन कम होने पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, जब इससे बात बन गई, ठीक है। इससे बात अगर नहीं बनेगी तो आप अट्रैक्शंस पे ज़रा फोकस करना। हालांकि अट्रैक्शन हर जगह आपको दिखाई नहीं देगी, बट कहीं कहीं दिखाई देगी, प्लस माइनस वाली अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल या एच बॉन्ड जैसी अट्रैक्शन पे ध्यान देना। ये अट्रैक्शन जनरली आपको डाइपोल डाइपोल या एच बॉन्ड वाली ही मिलेगी इन एग्जाम्पल्स में। और अगर अट्रैक्शन से भी बात नहीं बनेगी, तो उसके बाद फिर आप क्या चेक करेंगे? स्टेरिक। स्टेरिक, ठीक। अच्छा, जिन केसेस में अट्रैक्शन वाला केस नहीं होगा, वहां सीधा टॉर्शनल के बाद क्या चेक कर लोगे? स्टेरिक चेक कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। ठीक, बताओ कि सबसे कम यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन किस में है? बोलोगे एक्लिप्स वाले में ज्यादा होता है, AB वाले में ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है, और C और D में कम है। तो C और D में टॉर्शनल स्ट्रेन कम है, इसका मतलब C और D ज्यादा स्टेबल है। ये तो क्लियर हो गया ना? C और D ज्यादा स्टेबल है, क्यों? टॉर्शनल स्ट्रेन कम है। बट C और D में मैं कैसे चेक करूं, बताओ? बोल के सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि एंटी ज्यादा होता है किससे? गॉज से। हमने तो ये पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन याद रखना, जब अट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी, उस केस में एंटी से ज्यादा क्या हो जाएगा? गॉज। तो इस केस में अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, ये केस नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, गॉज वाले केस में ये बगल में प्लस माइनस का अट्रैक्शन एच बॉन्डिंग हो गई है, और एंटी वाले में नहीं है। तो जनरली अगर ऐसा अट्रैक्शन गॉज में ना होता, तो वहां एक्चुअली रिपल्शन होती, बट यहाँ अट्रैक्शन हो गई, तो गॉज ज्यादा स्टेबल हो गया स्टेबिलिटी में। फिर कौन आएगा? फिर आएगा डी। ठीक, बोलोगे कि आपने सर यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं ली है। बोलोगे ये तो हम बाद में सोचेंगे ना, सबसे पहले हमें क्या सोचना था? टॉर्शनल स्ट्रेन। भैया गॉज और एंटी में टॉर्शनल स्ट्रेन क्या था? कम था, और ए और बी दोनों में टॉर्शनल क्या है? ज्यादा। तो पहले तो आप इस एंगल पे सोचो, और इस एंगल पे आपने सोचा तो सी और डी ज्यादा स्टेबल मिला। उसमें फिर आपने अंदर गए तो आपने सी और डी में डिस्टिंग्विश किया कि भाई सी वाले में OH OH का अट्रैक्शन है। अब आप ए और बी पे आओ। हाँ, अब आप ए और बी में ये कह सकते हो
कि ये पास पास होने की वजह से एज बॉन्डिंग शो करेंगे, जबकि यहाँ पे एज बॉन्डिंग उतना फिजिबल नहीं है दूर होने की वजह से। यहाँ एज बॉन्डिंग नहीं है बट यहाँ एज बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब इस बार बी है और फिर क्या है ए। तो इसकी ट्रिक मैंने समझाई कि पहले टॉर्शनल से आंसर निकालना, टॉर्शनल सेम होने पर अट्रैक्शन देखना और फिर स्टेरिक। देखो अब इस एग्जांपल में हमें क्या समझना है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ठीक है, फ्रंट कार्बन पे ये एक एच लगा हुआ है, इधर ये एक एच लगा है, ये CH3 है, रियर कार्बन है, फिर ये उसमें 2H और CH3 है। कहने का मतलब ये मैंने कॉन्फॉर्मर बनाया हुआ है, मतलब न्यूमन रिएक्शन बनाया हुआ है, और एक और इधर सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इन दोनों स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, बताओ ये कॉन्फॉर्मर्स हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं कि स्ट्रक्चरल, क्या है ये। न्यूमन रिएक्शन बना देने का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों कॉन्फॉर्मर्स हो गए। कॉन्फॉर्मर्स वो दोनों आपस में तब कहलाएंगे जब वो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे, सेम स्ट्रक्चर्स होंगे और केवल रोटेशन का डिफरेंस होगा, देन दे आर कॉन्फॉर्मर्स। इसका मतलब यहाँ पर ये कि स्ट्रक्चर तो लिख के देख लो। तो देखो ये फ्रंट कार्बन है ना, मैंने फ्रंट कार्बन पे 2H लगा है ऐसा दिखाया, और उस पर एक CH3 लगाया ऐसा लिखा। फिर ये जो बड़ा सर्कल बनाया था मैंने पीछे वाला कार्बन, उस पर 2H लगा है, ये लिखा मैंने पीछे वाले पे, ठीक है, और उस पर भी क्या, फिर एक CH3 लगा हुआ है। मतलब पहला वाला जो ये जो मॉलिक्यूल ना, पहला वाला ये मॉलिक्यूल इधर लिखा मैंने ब्यूटेन है, ये मॉलिक्यूल आ रहा है ब्यूटेन। अच्छा अब सेकंड मॉलिक्यूल देखो तो क्या है, बोले कि ये फ्रंट कार्बन जो आपने लिखा हुआ है ना, उस पर तीनों हमको CH3 नजर आ रहे हैं, ये H और H। तो ये जो फ्रंट कार्बन है उस पर तीनों के तीनों क्या है, H, ये फ्रंट कार्बन है 3H के साथ। अच्छा पीछे वाला जो कार्बन है देखो, उस पर क्या लगा है, H लगा है और 2 CH3 लगे हुए हैं। पीछे वाले कार्बन पे एक H और 2 CH3 लगे हैं। ये है सेकंड का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है ये। क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं, बोले कि बिल्कुल नहीं, ये ब्यूटेन है और इसे कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। बोले कि तो स्ट्रक्चर बदल गया, ये तो नाम बदल गया। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, और वो स्ट्रक्चरल होते हैं। पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो इसको तुम चेन कहोगे, चेन बदल गई है ना, ब्यूट हो गया प्रोप हो गया, इसमें ब्यूट है इसमें प्रोप है, चेन बदल गई। कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्रक्चरल है, चेन है। ये कॉन्फॉर्मर नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए था, नहीं है। तो स्टीरियो भी नहीं है, ये स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशनल भी नहीं है, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें आगे देखें, देखो यहाँ क्वेश्चन है, टू फ्लोरोइथेनॉल के मुझे 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, ठीक, ये रहे वो दोनों स्ट्रक्चर, और मुझसे पूछा गया है कि इसमें दोनों की स्टेबिलिटी बताओ। मैं देख सकता हूँ यहाँ कि पहले वाले का जो F है, जो पीछे वाले का जो OH है वो गॉज पोजीशन में है, ठीक, और जो पहले वाले सामने वाले का जो F है और पीछे वाले का जो OH है वो एंटी पोजीशन में है, ठीक। जनरली एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, जनरली एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ गॉज ज़्यादा स्टेबल है। क्या समझाया था मैंने कहा था देखो, अगर गॉज वाली पोजीशन पे अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल या फिर H बॉन्ड का अट्रैक्शन है तो ज़्यादा स्टेबल है वो, और अगर अट्रैक्शन वाले ग्रुप्स नहीं है तो डेफिनेटली रिपल्शन है, कम स्टेबल होगा। बट यहाँ तो अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ तो अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, इसका मतलब गॉज मोर स्टेबल है ड्यू टू H बॉन्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है। अच्छा यहाँ एक बात को समझो, ये मैंने एग्जांपल लिखा है ना, ये CH3 है, फिर ये जो कार्बन है उस पर एक H लगा है, फिर OH लगा है, देखो, और फिर पीछे की तरफ CH है और CH3 और OH है। तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो वैसा आएगा, CH3 CH OH CH OH और CH3, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये जो है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है,
तो मैंने उसके दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसका जो OH है और जो इसका OH है, ये दोनों के दोनों OH अपने गॉच पोजीशन में है। CH3 CH3 भी आपस में गॉच पोजीशन में है। यहाँ ये दोनों जो OH हैं वो गॉच में ही हैं, तो गॉच में तो दोनों में H बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब तो बोलो दोनों में हो गए ना H बॉन्डिंग, तो डिफरेंस खोजो फिर भाई। OH अगल बगल होने का यहाँ मतलब है H बॉन्डिंग दोनों में है। डिफरेंस ये है कि यहाँ CH3 CH3 भी अगल बगल में है, लेकिन यहाँ CH3 CH3 क्या है, बोलोगे ये तो एंटी आ गया। तो अब बताओ इन दोनों में किस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोलोगे ज़्यादा स्टेबल है, ये यहाँ पे एंटी वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ मीज़ो लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कायरल कंपाउंड ऐसा लिखा है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ये मीज़ो क्यों कह रहा हूँ, इसे कायरल क्यों कह रहा हूँ। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है देखो, अगर ये न्यूमन प्रोजेक्शन देकर आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस अगर आते हैं तो न्यूमन प्रोजेक्शन से आंसर देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूमन प्रोजेक्शन से आप फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, बोलोगे जो फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर प्रोजेक्शन वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाते हैं, जब मॉलिक्यूल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूँ इसमें कि न्यूमन प्रोजेक्शन से आप फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे, है ना, न्यूमन से फिशर कैसे ड्रॉ करोगे, न्यूमन से फिशर कैसे ड्रॉ करोगे, तो सुनते जाओ। हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम न्यूमन प्रोजेक्शन को एक्लिप्स फॉर्म में ले आएं, है ना। अगर हमको स्टैगर्ड फॉर्म में दिया भी है तो हमारी टारगेट क्या है कि हम उसको किस फॉर्म में ले जाएं, एक्लिप्स्ड। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो पीछे वाले कार्बन का सबसे बड़ा ग्रुप है और जो सामने वाले, ये सामने वाला कार्बन है, उसका जो बड़ा ग्रुप है उसको आप इस तरीके से रोटेट करो कि वो बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के ऊपर आ जाए। तब क्या दिमाग में आ रहा है कि CH3 को CH3 के ऊपर लाना है, इसके लिए मुझे इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ा। तो फिर अगर ये रोटेट करोगे तो जाहिर सी बात है ये भी रोटेट होगा, तो ये इधर आ जाएगा आफ्टर 180 रोटेशन, और ये जो OH है और ये जो H है ये एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स करेगा। ठीक है, ये घूम के ऊपर आ जाएगा। तो जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये इस एक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा जिसमें कि बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के ऊपर है, ये कंप्लीटली एक्लिप्स्ड है। अब इसको हम फिशर में आसानी से लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो ये फ्रंट कार्बन आपको पता है, ये लिख लिया मैंने फ्रंट कार्बन। ठीक, जो सर्कल है ये पीछे वाला कार्बन है यानी रियर कार्बन। ठीक, तो ये रियर कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन का CH3 रियर कार्बन के CH3 के ऊपर है, तो आप यहाँ लिख लो फ्रंट कार्बन पर CH3 ऊपर और ये रियर कार्बन पे जो CH3 है नीचे, तो यानी इसका मतलब है ये इसके ऊपर एक्लिप्स कर रहा है। अच्छा, और इधर देखो फ्रंट का H पीछे वाले के OH के ऊपर है, तो फ्रंट का जो H है वो पीछे वाले कार्बन के OH के ऊपर है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो गई। ठीक, और इसको रीड करते समय आप ना ऐसे क्लॉकवाइज करो रोटेट, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लॉकवाइज करेंगे रोटेट, पहले मैंने इसको रीड किया था, फिर मैंने इसको रीड किया, अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि सामने वाले कार्बन का OH पीछे वाले का H। ठीक है ना, तो सामने वाले कार्बन का OH पीछे वाले का H। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया न्यूमन प्रोजेक्शन को किसमें, फिशर में। और फिशर को देखते ही आप आंसर दे सकते हैं कि इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनेंशियोमेरिक फॉर्म में है, चाहे D हो या फिर चाहे क्या हो L, किसी एक फॉर्म में वो है, डेफिनेटली वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब जल्दी से इसे कन्वर्ट कर दो, तो बोलोगे कि अभी हमने सीखा कि बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के ऊपर होना चाहिए, तो ये मुझे 60 डिग्री घुमाना पड़ रहा है, रोटेट करना पड़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री उसी डायरेक्शन में कर दो रोटेट, तो ये OH के ऊपर आ जाएगा और HH के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आपने तुरंत कन्वर्ट कर लिया इसको एक्लिप्स में। CH3 के ऊपर दिखाई दे रहा है, OH के ऊपर दिखाई दे रहा है, H के ऊपर। और कैसे चेंज करोगे फिशर में, तो देखो ध्यान से, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये रियर कार्बन हो गया, है ना। CH3 के ऊपर है इधर, और OH के ऊपर है। ठीक, इधर इसे कहेंगे OH के ऊपर है,
और यहाँ पे H H के ऊपर है, ये वाला H H के ऊपर है। तो ये देखते हैं, आपको मालूम चलना चाहिए कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो बीच में से इसको हम दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हालांकि कायरा सेंटर भी है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है साथ में। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरा सेंटर है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है उनको क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड्स। और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। इसको देखो जल्दी से, CH3 के ऊपर आप ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको रोटेट किया 60 डिग्री, तो फिर उस केस में ये OH इस H के ऊपर आ जाएगा, है ना। देखो ये OH जो है इस H के ऊपर आ गया, और ये वाला जो H है इस OH के ऊपर आ जाएगा, है ना। ये जो H है इस OH के ऊपर आ जाएगा। तो जल्दी से बना लो एक्लिप्स। CH3 एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक। और ये OH H को एक्लिप्स कर रहा है। देखो ये OH H को एक्लिप्स कर रहा है, और इसका H इसके OH को, है ना। तो इसका H इसके OH को। रीड करते समय कैसे जा रहे हो आप? ऐसे क्लॉकवाइज। तो पहले आप ये जो इधर वाला आपने लिखा है उसको राइट हैंड साइड में यहाँ लिख लेना, और जो इधर वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेना। तो देखते मालूम चल रहा है कि हाँ इसमें दो कायरा सेंटर्स हैं, ठीक, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। और ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी ना किसी अपने एनैंशोमेरिक फॉर्म में है, चाहे ये डी फॉर्म में होगा चाहे क्या होगा, एल फॉर्म में होगा। हम स्मॉल डी एल स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, बस ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, एनैंशोमेरिक फॉर्म में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर में चेंज करते हैं, ठीक। न्यूमैन को पहले एक्लिप्स पोजीशन में ले जाओ। एक्लिप्स कैसा यहाँ होना चाहिए? कंप्लीट एक्लिप्स होना चाहिए, और फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी बात को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं जो हमने सीखा। देखिए ये जो चारों मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। देखो ये फ्रंट कार्बन, ये जो है पहला कार्बन है मिथाइल कार्बन है, ठीक है। ये सेकंड कार्बन हो गया जिसको आप देख रहे हो, ये फ्रंट कार्बन है, सेकंड वाला है वो। और उसके पीछे ये जो सर्कल है ये जो है थर्ड कार्बन है। कौन सा? थर्ड कार्बन जो सर्कल है। और उस पर क्या लगा हुआ है फिर? ये फोर्थ। तो इसका मतलब ये 4 कार्बन की चेन है, और सेकंड पे एक OH लगा है, और थर्ड पे भी एक OH लगा है। तो ये क्या है? ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। और इन सभी को आप देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल है। डायहेड्रल एंगल क्या है? 60 डिग्री का है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्टैगर्ड फॉर्म में है, सारे स्टैगर्ड फॉर्म में है। आपको पता है कि इन सब में डायहेड्रल एंगल सेम है, इसका मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें डिफर नहीं कर रही है, उसमें नहीं चेंज हो रहा है। चेंज किस में हो रहा होगा? स्टेरिक स्ट्रेन, ग्रुप्स के अगल बगल होने पे जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है, या अगर ग्रुप ऐसे हैं जो अट्रैक्शन वाले हैं तो फिर वो अट्रैक्शन मैटर करेगा। तो अगर अट्रैक्शन वाले ग्रुप नहीं है तो स्टेरिक स्ट्रेन देखेंगे, और अट्रैक्शन वाले ग्रुप हैं तो अट्रैक्शन देखेंगे, प्लस माइनस का जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। एक बात यहाँ नहीं देखेंगे, वो है टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल क्या है यहाँ पे? सेम है, ठीक। तो अब देखते हैं जरा। बोलोगे कि हम अगर इसमें देखें कि अट्रैक्शन कहाँ है, तो बोलोगे यहाँ तो OH और OH के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ठीक। यहाँ पे अगल बगल होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन H बॉन्ड है, ठीक। इस वाले केस में भी नहीं है, और यहाँ पे एडजेसेंट होने की वजह से यहाँ पे भी H बॉन्ड है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या नोटिस कर लो कि भाई कहाँ पे H बॉन्डिंग है। बोलोगे सर आप H बॉन्डिंग पहले क्यों नोटिस कर रहे हो? क्योंकि देखो सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन, वो तो यहाँ पे सब में सेम है। फिर हम क्या नोटिस करते हैं कि अट्रैक्शन है क्या, ठीक। अगर अट्रैक्शन सेम है या दोनों में अट्रैक्शन नहीं है तब आप स्टेरिक चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या चेक किया? अट्रैक्शन। तो Q और S में ज़्यादा अट्रैक्शन है, और PR में अट्रैक्शन नहीं है। तो PR बाद में देखेंगे और QS हम पहले देख रहे हैं। सवाल ये कि QS में क्या देखा जाए, तो बोलोगे डिफरेंस खोजते हैं। OH OH का तो सिमिलैरिटी है भाई, दोनों में H बॉन्डिंग है। डिफरेंस ये है कि इसका मिथाइल और इसका मिथाइल 180 पे है, लेकिन इसका मिथाइल अभी भी क्या है? 60 पे है, गॉच में है। बट इसका मिथाइल मिथाइल किस में है? NT में है। तो यहाँ पे इसी बात का डिफरेंस हमने नोटिस किया। तो Q आगे और S क्या आएगा? पीछे आएगा स्टेबिलिटी में, ठीक। अब PR को नोटिस करते हैं। PR को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एकदम एक जैसे आ रहे हैं। कैसे? देखो मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट है, OH OH ऑपोजिट है, ठीक। यहाँ देखो मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट है, OH OH ऑपोजिट है, और मिथाइल OH अगल बगल में है, मिथाइल OH अगल बगल में है। यहाँ भी मिथाइल OH एडजेसेंट है, और यहाँ भी वो एडजेसेंट है। इसका मतलब P और R एग्जैक्टली एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये हो गई इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। बट PR में क्या है? अट्रैक्शन नहीं था, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी पीछे आ रही है। तो एक इसका जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि आपने इसकी स्टेबिलिटी को जस्टिफाई किया। अच्छा, एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि इसमें कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है ये बताया जाए, ठीक। और उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि तुरंत कैसे चेक करना है, चेंज करना है इसको किसमें? फिशर में। जल्दी से देखो,
मिथाइल को ये रोटेट करके जब मिथाइल के ऊपर लाओगे तो 180 का रोटेशन देना पड़ेगा, है ना। तो OH भी 180 के बाद किस पे आ जाएगा, OH पे आ जाएगा। 180 के बाद H किस पे आ जाएगा, H पे आ जाएगा। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि फिशर कैसा बना। मिथाइल, जब मिथाइल के ऊपर आप एक्लिप्स किए तो उस वक्त OH के ऊपर एक्लिप्स हो गया, ये फ्रंट कार्बन का, ये रियर कार्बन का, और H के ऊपर एक्लिप्स हो गया। तुरंत पिक्चर बन गई कौन सी, फिशर प्रोजेक्शन की। और मालूम चल गया कि यार ये तो मीजोफॉर्म है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके बाद आप जब इसको देखोगे, मिथाइल को मिथाइल के ऊपर जब ले जाओगे तो 180 आपने रोटेट किया, बट ऐसे केस में क्या है होगा कि H और OH एक दूसरे को एक्लिप्स करेगा और OH H को एक्लिप्स करेगा, ठीक। 180 आपने इसको रोटेट किया है इसलिए। तो मिथाइल को 180 रोटेशन के बाद जब मिथाइल के ऊपर आप ले आए तो यहाँ पे OH H और H OH एक्लिप्सिंग पोजीशन में है, H OH के ऊपर और इसका OH इसके H के ऊपर। बोलोगे कि ये इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हालांकि देखो ये सेंटर कायरल है, कायरल सेंटर जिसमें चारों ग्रुप्स अलग होते हैं, ये भी कायरल है, लेकिन क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो कायरल सेंटर हो और सिमेट्री ना हो तो वो एक्टिव होता है, और सिमेट्री आ जाए तो इनएक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ठीक, इनैंशियोमेरिक फॉर्म में आएगा। अच्छा, थर्ड वाला केस अगर देखें, मिथाइल मिथाइल के ऊपर अगर आप ले गए तो OH OH के ऊपर आ जाएगा, और H किसके ऊपर आ जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना, मिथाइल मिथाइल के ऊपर, OH OH के ऊपर, H H के ऊपर। बोलोगे तो मीजोफॉर्म बन गया, ठीक। और फोर्थ केस अगर देखें, इधर मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स करने के लिए। तो जब मैंने इसको यहाँ रोटेट किया तो ध्यान से देखना, ये OH इसके ऊपर आएगा, OH किसके ऊपर आएगा, H के ऊपर, क्योंकि इस मिथाइल को मैंने रोटेट किया है इस मिथाइल के ऊपर, है ना। ये सामने वाला है और ये पीछे वाला है, ध्यान से देखो। तो अब जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाया मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स कराने के लिए, तो मैंने इसको भी घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये OH जो है H के ऊपर आ गया और ये वाला जो H इसके ऊपर आ गया। तो अब रीड कैसे करूं, तो मिथाइल मिथाइल के ऊपर है, ठीक है, मिथाइल मिथाइल के ऊपर है, और सामने वाले का OH इसके H के ऊपर है, OH H के ऊपर है। और आगे जाओगे तो इसमें H OH के ऊपर आएगा, सामने वाले का H इसके OH के ऊपर आएगा। और ये भी देखने पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन दो कायरल सेंटर हैं, यानी इनैंशियोमेरिक फॉर्म में है। तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखकर फिशर प्रोजेक्शन बनाना सीख गए, और फिशर को देख के आप तुरंत बता सकते हो कि कौन मीजोफॉर्म है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, और कौन इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। उसी बात को थोड़ा सा आप और स्ट्रांग कर लें अपनी समझ को, अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखो, अगर मुझे इस तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शंस बना के दिए गए हैं, या मुझे इस तरीके से सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन बना के दिए गए हैं और मुझसे पूछा गया है कि बताओ तुरंत उनको देख के कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो डायरेक्ट देखकर आंसर देने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक। लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा आपके लिए, बोलोगे कि ये सॉहर्ट्ज को भी किसमें चेंज कर लिया जाए, फिशर में, और ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसको भी किसमें चेंज किया जाए, फिशर में। तरीका क्या है चेंज करने का, कि बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप को एक्लिप्स करता हुआ दिखाई देगा तो आप चीजों को रीड करेंगे और उसको चेंज कर लेंगे। देखो जैसे ये पहला वाला केस, इसमें देखो, इसको देखो तो ऐसा लग रहा है ना कि ये COH जो है सामने वाले COH को एक्लिप्स कर रहा है, देखो एकदम सीधा सीधा ऐसे। और ये जो OH है ये सामने वाले, सॉरी, ये जो H है सामने वाले H को एक्लिप्स कर रहा है ना, और ये OH OH को एक्लिप्स कर रहा है, तो सीधा सीधा हो गया ये तो, कि COH COH को एक्लिप्स कर रहा है ना, H H को एक्लिप्स कर रहा है, OH OH एक्लिप्स करना है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। तो बोलोगे ये तुरंत हमने इससे बना लिया, और ये तो देखते मालूम चल जाता है कि ये मीजो कंपाउंड है, ये क्या टाटारिक एसिड है, माय नेम आप याद रखेंगे, बट फॉर्म कौन सा है, मीजो फॉर्म है, ठीक, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को अगर यहाँ चेंज करना है आपको, इसमें चेंज करना है, तो क्या करना है, देखो अब इस वाले कार्बन का COH है, पीछे वाले का COH, ऐसा घुमाओ कि ये इसको एक्लिप्स करे। बोलोगे कि फिलहाल तो नहीं कर रहा है, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो जब इसको आप 60 डिग्री घुमा दोगे तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब ये COH इधर आ जाएगा इस वाले लोकेशन पे, तो फिर उसके साथ क्या करेगा, एक्लिप्स। अच्छा, जब COH के एक्लिप्स करेगा इधर घूम के आने पे, तो H भी तो इधर आ जाएगा, और फिर वो इसके साथ एक्लिप्स करेगा H के साथ है, और OH ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, तो ये फिर OH के साथ, यानी फिर से वही कहानी, COH एक्लिप्स करेगा COH के साथ, H करेगा H के साथ, OH करेगा OH के साथ, और वो मीजोफॉर्म है एकदम। जैसे अब ये स्ट्रक्चर है, फिलहाल ये एकदम ऑपोजिट है COH COH,
जैसा शो किया गया है। लेकिन हम जब इसको फिशर में चेंज करेंगे तो हमको पता है कि हमें इसे घुमाकर एक्लिप्स पोजीशन में ले जाना है। तो हमने इसको घुमाया, COH को जब 180 डिग्री घुमाओगे तभी तो नीचे आएगा, और इसके साथ क्या आएगा फिर वो एक्लिप्स। तो 180 डिग्री घूमने के बाद एक्लिप्स में ये आ रहा है, तो OH कहाँ घूम के जाएगा 180 डिग्री के बाद? बोलोगे इधर जाएगा, इधर, और इसके साथ क्या करेगा वो एक्लिप्स। और ये कहाँ जाएगा घूम के? इधर इस लोकेशन पे आएगा और H के साथ एक्लिप्स करेगा। इसका मतलब यहाँ भी जो COH है COH को एक्लिप्स कर रहा है, OH को, और H को। इस कंडीशन में भी देखो ध्यान से, इसको अगर आप इधर करते हो रोटेट 60 डिग्री, तो वो इसके साथ जो नीचे की तरफ है एक्लिप्स करेगा। तो जब आपने इसको इधर रोटेट किया तब उसने एक्लिप्स किया, तो OH को भी तो यहाँ करोगे रोटेट, और फिर वो OH के साथ एक्लिप्स करेगा, और उसी डायरेक्शन में 60 डिग्री H को घुमा दोगे, तो H के साथ एक्लिप्स करेगा। ठीक, और एकदम इसको भी ऐसे रीड करना है कि COH को एक्लिप्स कर रहा है, OH को, H को एक्लिप्स कर रहा है, यानी मीजो है। इसको अगर आप राइट साइड ऐसे घुमा रहे हो, COH एक्लिप्सिंग दिखा रहे हो, तो ये भी राइट साइड घुमा, OH एक्लिप्स हुआ, ये भी घुमा राइट साइड, सॉरी मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको भी आपने कहाँ घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी मीजो फॉर्म आ गया। अच्छा, इसको एक्लिप्स में ले जाना है यहाँ पे, तो 180 डिग्री घुमाना पड़ा, है ना। तो फिर 180 डिग्री घूमने के बाद ये इधर पहुंच गया, और ये कहाँ पहुंच गया? तो इधर पहुंच गया 180 डिग्री घूमने के बाद। इसका मतलब ये भी H के ऊपर, OH के ऊपर, और COH के ऊपर मीजो फॉर्म आएगा। तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे। यहाँ भी इसको आप घुमाएंगे राइट साइड में क्लॉकवाइज, तो ये इसके ऊपर आएगा, OH इसके ऊपर आ जाएगा, H इसके ऊपर आ जाएगा, मीजो फॉर्म। ठीक, तो इन प्रोजेक्शंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। और ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, मीजो है कि नेंशो है, वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे जब आप उसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस पे। देखो, इसमें जो कॉन्फॉर्मेशंस है उसमें चेयर कॉन्फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर फॉर्म में है देखो ये, और ये बोट फॉर्म में है। और बोट को थोड़ा सा, जैसे ये बोट हो गई, इस बोट को थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे तो उसे कहते हैं ट्विस्टेड बोट। तो ये वाला जो कॉन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ये ट्विस्टेड बोट कॉन्फॉर्मेशन है। और आप हाफ चेयर, जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन थी उसमें एक पोर्शन को थोड़ा घुमा के प्लेन में अगर आप रख लेते हैं, ये प्लेन में देखो रख लेते हैं, तो ये इसे कहते हैं हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो इन चारों का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किसकी बेसिस पे आप जस्टिफाई करते हैं उसको समझिए। देखिए, जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बता रहा हूँ क्या है। देखो, इसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई जीरो स्ट्रेन किसका है, इन चारों में किसका जीरो स्ट्रेन है, तो इसमें जीरो स्ट्रेन होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर। ठीक, और बोट और ट्विस्टेड बोट में कैसे कंपेयर करते हैं? बोट, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं कार्बन हैं उस पे H लगे हुए हैं, और ये H एकदम आमने सामने हैं, इनको फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं, और इनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को फ्लैगपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो वो फ्लैगपोल इंटरेक्शन एक तरह का रिपल्शन है जो कि इसको कम स्टेबल कर रहा है बोट को। अच्छा, ट्विस्टेड बोट में क्या हुआ? देखो, बोट एकदम, इसमें ये हाइड्रोजन आमने सामने था, जब बोट को आप ट्विस्ट करोगे उस कॉन्फॉर्मेशन को, तो जो हाइड्रोजन आमने सामने था वो ट्विस्ट होने की वजह से थोड़ा दूर हो जाएगा एक दूसरे से। इसका मतलब कि इधर जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स हैं उनमें मान लो D1 सेपरेशन है, तो ट्विस्ट करने पर उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो D1 से D2 क्या है, ज़्यादा है, तो दूर चले गए, मतलब कि अब रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए ट्विस्टेड बोट क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है बोट से। तो सबसे ज़्यादा किस में है स्टेबिलिटी? चेयर में है, क्योंकि स्ट्रेन जीरो है। इन चारों में स्ट्रेन जीरो किस में होता है? चेयर में। अच्छा, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन ट्विस्टेड बोट में है, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन बोट में है। अच्छा, हाफ चेयर में ऐसा कौन सा स्ट्रेन हो गया भाई? तो हाफ चेयर क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे है। तो जब रिंग प्लेनर हो जाती है ना ये वाली, अब ये पोर्शन तो प्लेनर हो गया ना इसका। ठीक, सुनो, साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होते। साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन की रिंग क्यों लिख होती है जो साइक्लोएल्केन्स में प्लेनर होती है। अदरवाइज चाहे साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, और चाहे बड़ी रिंग हो, उसमें जो रिंग्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो बेंट होते हैं, फ्लिप करते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ऐसा करते हैं, इसीलिए वो प्लेनर नहीं होते हैं। अगर वो प्लेनर हुए तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा, जो मैं अभी आगे समझाऊंगा बेयर्स थ्योरी में। तो अगर ये साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं रहना चाहिए, बट अगर आप प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन उसको देख रहे हो तो प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन बहुत ही लीस्ट फिजिबल टाइप का है, क्योंकि वहां एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। अब इस एंगल स्ट्रेन को मैं आगे समझा रहा हूं किसमें, बेयर्स थ्योरी में।
फिलहाल आप इतना ध्यान दो कि हाफ चेयर पीछे क्यों है, एंगल स्ट्रेन की वजह से है। तो एनर्जी प्रोफाइल पे अगर देखोगे तो सबसे नीचे इस प्रोफाइल पे कौन होगा, बोल के चेयर कॉन्फर्मेशन। और इस प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, हाफ चेयर। ठीक, और बोट और ट्विस्टेड बोट में, ट्विस्टेड बोट थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी का है, और इसमें बोट में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है और उससे कम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और रीज़न पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा फिर मैं एक चीज़ आपको और समझा दूं कि ये जो साइक्लोहेक्सेन आपने पढ़ा, साइक्लोहेक्सेन में सबसे इम्पोर्टेंट और स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी है, चेयर। अच्छा मान लो ऐसे चेयर कॉन्फर्मेशन बनाई गई है तो ये तो फ्लिप करते रहती है ना। अभी मान लो चेयर इस तरीके से है तो ये वाला अगर पोर्शन ऊपर आप खिसका दोगे, मतलब ये शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर फ्लिप कर जाएगा, तो जो नीचे की तरफ था वो ऊपर फ्लिप कर गया। अच्छा जो यहाँ पे ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ फ्लिप कर गया। ठीक, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स समझ में आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा बॉन्ड है। 6 कार्बन है इसमें साइक्लोहेक्सेन में, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होता है। मतलब कि अगर मान लो ये प्लेन है, रिंग का प्लेन, तो या तो वो जो एच है वो एकदम नीचे की तरफ होता है एक्सियली डाउनवर्ड, या एक्सियली क्या होता है अपवर्ड। ठीक, और एक इस रिंग के प्लेन में होता है, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल। तो जो एकदम नीचे जा रहा है या एकदम ऊपर आ रहा है वो एक्सियल है, और जो रिंग के प्लेन में है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। 6 कार्बन है इसमें, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक्सियल होगा तो एक इक्वेटोरियल होगा। ठीक, तो देखो अब जैसे इस वाले कार्बन पे जस्ट नीचे की तरफ है तो इस वक्त ये क्या है, एक्सियल है, और ये एक्सियल नहीं है, इसको कहेंगे हम लोग इक्वेटोरियल। फिर अब इस वाले पे ये जस्ट ऊपर रहेगा तो ये एक्सियल हो गया, ये वाला एक्सियल डाउनवर्ड हो गया, ये वाला एक्सियल अपवर्ड हो गया, और दूसरा वाला जो एच है वो क्या रहेगा, इक्वेटोरियल। तो जिसमें रेड से सिंबलाइज किए गए हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, रेड वाले एक्सियल हैं, और जो ब्लू से किए गए हैं वो सारे क्या हैं, इक्वेटोरियल। ठीक, अब मेरी बात को सुनो, अगर ये रिंग का ये वाला पार्ट फ्लिप करके ऊपर चला जाए, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इस पार्ट की, इस वाले की बात कर रहे हैं, अगर ये फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा तो देख रहे हो ये वाला जो ब्लू कलर में आपको एच नजर आ रहा है जो फिलहाल इक्वेटोरियल है, लेकिन इसके फ्लिप करने से इधर इधर वो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा ऐसा, और ये जो एक्सियल पे था वो कैसा बन जाएगा, इधर ऐसा बन जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके समझा देता हूँ। ये वाला जो ऊपर गया ना, ये कौन सा हाइड्रोजन, वो ब्लू कलर वाला है। ठीक, ये ऊपर चला गया, एच नीचे, तो देख रहे हो यहाँ पे ये एक्सियल में था, फिलहाल वो इक्वेटोरियल में आ गया, और जो इक्वेटोरियल में था वो कहाँ आ गया, एक्सियल। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जब फ्लिप करता है दोनों पार्ट, तो एक्सियल से इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल से क्या बन जाता है, वो एक्सियल। हालांकि बात यहाँ भी वही है कि हर कार्बन पे एक एक्सियल होगा, एक क्या होगा, इक्वेटोरियल। ठीक है, इसके बाद देखो साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है तो आप कहेंगे चेयर, और क्यों है, तो उसमें जीरो स्ट्रेन है। ठीक, लेकिन अब मैं अगर साइक्लोहेक्सेन में कोई एक ग्रुप लगा दूं और फिर आपसे पूछूं, तो जैसे अब इसमें क्या आएगा, जैसे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोलोगे सर ये तो ये भी चेयर कॉन्फॉर्मर है और ये भी हमें चेयर कॉन्फॉर्मर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ कुछ डिफरेंस आप नोटिस करो, ये दोनों चेयर ज़रूर हैं, बट जो मिथाइल लगा है, ये मिथाइल इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, अगर ये नीचे की तरफ होता ना तो वो एक्सियल होता, लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन कैसी है, इक्वेटोरियल। और यहाँ पे जो मिथाइल लगा है इस कॉन्फर्मेशन में वो कैसा नजर आ रहा है, एक्सियल। तो बोलो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो एक्सियल वाला होगा ना इस कार्बन पे, उसके एक कार्बन को छोड़कर यहाँ पे हाइड्रोजन भी उसी एक्सियल पोजीशन में ऊपर की तरफ होगा, और इधर भी एक कार्बन छोड़कर इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। ठीक, तो इन दोनों हाइड्रोजन में एक्सियली जो ऊपर हैं और इस मिथाइल में इंटरेक्शन होगी और रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी, उसको यहाँ मैंने शो किया है। तो इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन जो एक्सियली ऊपर हैं और ये जो मिथाइल लगा है, इसमें जो रिपल्शन हो रही है उसको हम लोग कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन,
या रिपल्शन, और इसकी वजह से ये कम स्टेबल होगा। लेकिन एग्जैक्टली 1,3 डायगोनल रिपल्शन इस केस में नहीं होगा। किस केस में? इक्वेटोरियल। तो चेयर में यहाँ दो हो गए, चेयर के अंदर भी यहाँ दो हो गए। एक में जब वो कैसा है? इक्वेटोरियल, और एक में कैसा है? वो एक्सियल। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्सियल होने पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगी, इसीलिए वो कम स्टेबल होगा। उसकी स्ट्रेन एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन यहाँ स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? देखो, जीरो होगी, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको चार ऑप्शन देके पूछ सकता है कि भाई बताओ कौन सा कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी समझा रहा हूँ। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, समझो। देखो, जो 3 मेंबर्ड कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, या जो 4 मेंबर कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, ठीक, ये कम स्टेबल होते हैं, और कंपैरेटिवली जो साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो पहली बार इस बात को समझाने के लिए मैथमेटिकली एक थ्योरी जो आई वो थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और देखो जरा उसमें क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो ये कि भाई जो कंपाउंड विथ 3 and 4 मेंबर रिंग आर नॉट स्टेबल एज कंपाउंड विथ 5 and 6 मेंबर रिंग। यानी कि 5 और 6 से 3 और 4 वाले कम स्टेबल होते हैं। ठीक, अब उसे कैसे समझाया? तो ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे बेयर साहब, इन्होंने पहली बार सजेस्ट किया जो ये इनस्टेबिलिटी है, कौन सी? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में। ये जो इंस्टेबिलिटी है स्मॉल रिंग कंपाउंड में इज ड्यू टू, ये है मेन पॉइंट, इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इससे पहले तुमने दो तरह के स्ट्रेन पढ़े थे कॉन्फॉर्मेशन में, एक टॉर्शनल स्ट्रेन पढ़ा था और एक तुमने पढ़ा था स्टेरिक स्ट्रेन। ये उनसे अलग है, ये है एंगल स्ट्रेन। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। और ये जो थ्योरी है, ये जो कि भाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ये कम स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। ठीक, देखो दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन, ये थ्योरी का जो बेसिक एजम्पशन है वो क्या है कि जब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, अगर उसको किसी तरीके से लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ, when an open chain organic compound having normal bond angle takes place, what takes place in the normal bond angle? Cyclization takes place, cyclization takes place, ठीक, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। मतलब इस पॉइंट का ये कहा जाना, ये पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, जैसे प्रोपेन है, जब आप उसको साइक्लाइज करोगे तो साइक्लोप्रोपेन बना मान लो, तो जो साइक्लोप्रोपेन बना उसमें एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ, और वो एंगल स्ट्रेन उसको कम स्टेबल कर रहा है। ठीक, जैसे मान लो 4 कार्बन का ब्यूटेन है, अगर मैं इसको साइक्लाइज करूं तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा। ठीक, तो ये थ्योरी कह रही है कि वहां भी एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा और वो इसलिए कम स्टेबल होगा। अब इसमें आगे समझो कि व्हेन बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ इज डिस्टॉर्टेड, मॉलिक्यूल में आप कुछ भी जब कर रहे हैं, चाहे साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा हो, अपने नॉर्मल लेंथ से, अपने नॉर्मल एंगल से डिविएट हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो वो स्ट्रेन डेवलप करता है। और वो स्ट्रेन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मॉलिक्यूल में स्टोर होता है। मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब जब बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक, दिस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल इज रिफर्ड एज स्ट्रेन। तो ये जो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में डिविएशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। और जितना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, 3 तरह के स्ट्रेन अब तक आपको समझ में आ जाने चाहिए। टॉर्शनल स्ट्रेन आपको मैं बता चुका हूँ कि बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन है, बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन की वजह से होता है। एंगल स्ट्रेन केवल साइक्लिक सिस्टम में आप देखेंगे, और वो क्या है, जब वो अपने नॉर्मल एंगल से डिविएट करेगा तो एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा। व्हेन बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम, अब नॉर्मल एंगल कितना होता है sp3 कार्बन का साइक्लिक साइक्लोएल्केन्स में 109 होना चाहिए, बट अगर उससे वो कम या ज्यादा है तो स्ट्रेन डेवलप होगा।
ठीक। एंड दैट स्ट्रेन इज एंगल स्ट्रेन। स्टेरिक आपको पता है, जब बड़े बड़े ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं और वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो इंटरेक्शन रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन होता है, और वो एक तरह का स्ट्रेन डेवलप करता है। वैन-डेर-वाल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन उसे कहते हैं। ये थोड़ा सा उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, साइक्लो एल्केन में जो कार्बन है वो sp3 है, तो जो बॉन्ड्स होने चाहिए उसके 109 डिग्री 20 मिनट्स होने चाहिए, या 109.5 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ साइक्लोप्रोपेन का। देखो, साइक्लोप्रोपेन का ये जो एंगल होता है ना, इंटरनल एंगल कहते हैं इसको, ये 60 डिग्री का होता है, जबकि ये एंगल होना कितना चाहिए था नेचुरली 109.5 डिग्री। तो तुम देख रहे हो कि अपने नॉर्मल एंगल से कितना ज़्यादा क्या हो गया है, डिविएटेड है। यहाँ वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कम है। तो ये जो डिविएशन है वो क्या, कैसी डिविएशन है कि अपने नॉर्मल एंगल से वो कम है। ज़्यादा भी हो सकता है किसी रिंग में, फिलहाल यहाँ तो कम आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं n नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लो एल्केन। जैसे साइक्लोप्रोपेन में 3 हो जाएगा कार्बन, साइक्लोब्यूटेन में 4 हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन में 5 हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन n डिफाइन कर रहे हैं। अल्फा डिफाइन कर रहे हैं इनर बॉन्ड एंगल। ये क्या है, देखो, साइक्लोप्रोपेन में इनर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में कितना होता है इनर बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में कितना होता है इनर बॉन्ड एंगल, 108। इनर बॉन्ड एंगल, ये दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, साइक्लोहेक्सेन में 120 है, इसी तरह साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोऑक्टेन में ये, तो इनर बॉन्ड एंगल हो गया अल्फा। तो अल्फा इनर बॉन्ड एंगल अगर हमें पता है, यहाँ देखो ध्यान से, अल्फा हमें अगर ये पता है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम डिविएशन निकाल सकते हैं। स्मॉल डी, इसको हम डिविएशन कह रहे हैं, एंगल का जो डिविएशन आ रहा है। ठीक, या फिर अगर अल्फा के बजाय अगर हमें एन भी पता है कि भाई उसमें कितने एटम का वो जो रिंग है कार्बन एटम का बना हुआ, एन पता है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिविएशन। अच्छा, अब जरा सोच के देखो आप डिविएशन को, जरा सोच के देखो कि इनर एंगल, ये वाला इनर एंगल अगर ज्यादा है तो डिविएशन क्या होगा, कम होगा ना। भाई सोचो कैसे, देखो 109 डिग्री से कम 60 डिग्री का है एंगल, तो ज़्यादा डिविएशन है। 60 से अब इसको बढ़ाते रहो तो वो जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा ना। तो यहाँ वही बात है कि जो इनर एंगल है, जब आप उसको इंक्रीज करेंगे तो जो डिफरेंस है इसके बीच का वो डिक्रीज करेगा, यानी डिविएशन कम होता चला जाएगा। ठीक, तो इनर एंगल के बढ़ने पे डिविएशन कम होगा। इस वाले फिगर से समझ सकते हो कि जो 60 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल होता तो डिविएशन कम हो जाता ना, और ज़्यादा होने पे डिविएशन और कम हो जाता। तो इनर एंगल अगर बढ़ेगा डिविएशन कम होगा, डिविएशन कम होगा, एंगल स्ट्रेन कम डेवलप करेगा। ठीक, अच्छा, एंगल स्ट्रेन का रिलेशन फिर स्टेबिलिटी से आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनर एंगल और डिविएशन का रिवर्स रिलेशन है। इनर एंगल अगर ज़्यादा है, डिविएशन कम है, और डिविएशन कम है, स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस रिलेशन को लॉजिकली याद रखेंगे। ठीक, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, निकाल के आप देख सकते हैं, फॉर्मूले आपको मैंने दो यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, देखो, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। ये थ्योरी साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक तो इफेक्टिव है, लेकिन बड़े रिंग में इसके जो रिजल्ट आते हैं वो सही नहीं है। ये बड़े रिंग में जो एंगल स्ट्रेन है उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि बड़े रिंग में इसके हिसाब से एंगल स्ट्रेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आप इसके पीछे जो थी वैल्यूज आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर theory, cyclopentane should be much stable than cyclohexane, but practically it is reversed। देखो, बेयर थ्योरी की बात माने अगर, तो साइक्लोपेंटेन में कम डिविएशन है। मैं अगर दिखाऊं आपको डेटा के साथ, देखो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन में कितना डिविएशन था, 0.44, ये दिखाई दे रहा है। और कितना था साइक्लोहेक्सेन में, -5.16। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ डिविएशन कम है ना भाई साइक्लोपेंटेन में, तो एंगल का जो स्ट्रेन डेवलप होगा साइक्लोपेंटेन में कम डेवलप होगा, तो इस हिसाब से तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्लियर,
तो बेयर थ्योरी का ये एक ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक ये है कि साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा थ्योरी कहती है, बट एक्चुअली कौन ज़्यादा स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लार्ज रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर एज दे हैव नेगेटिव एंगल। से मैंने भी बताया था कि बेयर थ्योरी के हिसाब से अगर आप स्ट्रेन निकालोगे, डिविएशन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा बड़े रिंग्स में, तो वो फिर रिंग्स नहीं होनी चाहिए फिजिबल इसके हिसाब से, बट वो होती हैं और काफ़ी स्टेबल भी होती हैं, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। लार्ज रिंग सिस्टम आर नॉट प्लेनर बट पकड़ टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन। देखो ये लिमिटेशन है। बेयर थ्योरी का क्या मान चलती है कि रिंग प्लेनर होते हैं, इसका ये मानना है बेयर थ्योरी का, रिंग प्लेनर होते हैं। प्रैक्टिकली रिंग प्लेनर नहीं होते हैं, केवल साइक्लोप्रोपेन एक प्लेनर है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, साइक्लोफॉर्म में कोई भी प्लेनर नहीं है। ये पकड़ रिंग का क्या मतलब है? पकड़ रिंग बोलोगे रिंग के जो पार्ट्स हैं वो फ्लिप करते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, बेंट होते हैं, तो ये सब करना वो उसको एक जिस फॉर्म में ले जाता है उसको पकड़ रिंग कहते हैं, नॉन प्लेनर एक तरीके से। ठीक, कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइक्लोप्रोपेन केवल एक प्लेनर है यहाँ पे, बाकी सब साइक्लो एल्केन नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक, साइक्लो एल्केन में एक बात याद रखो कि ट्विस्ट होता है, बेंट होता है। क्यों होता है? मतलब जो उसके पार्ट्स हैं वो ट्विस्ट करते हैं या बेंट करते हैं या फ्लिप करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव फाइनल शेप इन विच ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेन इज मिनिमाइज्ड। यानी कि रिंग बेंट या ट्विस्ट क्यों करती है? ताकि उसमें जितने तरह का स्ट्रेन है वो मिनिमाइज हो सके और वो एक स्टेबल फॉर्म में रह सके। ठीक, बेयर एजप्शन एक है कि ऑल साइक्लिक कंपाउंड आर प्लेनर, और ये एजप्शन गलत है, आपको पता है, लिमिटेशन हो गया। बेयर स्ट्रेन थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ किस में एप्लीकेबल है, किस में नहीं है। तो साइक्लोप्रोपेन में एप्लीकेबल है, साइक्लोब्यूटेन में एप्लीकेबल है, ये कम स्टेबल है, ये एक्सप्लेन करता है, और साइक्लोपेंटेन में भी एप्लीकेबल है, ये काफ़ी स्टेबल है, ये भी एक्सप्लेन करता है, बट इसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। तीनों पे एप्लीकेबल है, साइक्लोहेक्सेन पर ही एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन कम स्टेबल आ रहा है इसके हिसाब से साइक्लोपेंटेन से, बट वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड हैज मिनिमम एंगल स्ट्रेन, है ना? तो याद रखो मिनिमम एंगल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी साइक्लोपेंटेन में, एंगल स्ट्रेन मिनिमम साइक्लोपेंटेन में है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन यही आता है कि विच कंपाउंड है जीरो टोटल स्ट्रेन, तो वो साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक, अगर 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछते हैं कि भाई किस में जीरो स्ट्रेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में है, और वो भी चेयर कॉन्फॉर्मेशन में है। यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कंसाइज वे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो चीज़ें पढ़ाऊं और उसे क्लियर करने की कोशिश करूं। हो सकता है कि थोड़ा स्पीड कुछ लोगों को स्लो लगे, लेकिन एक बार चीज़ें समझ में आने के बाद वो काफ़ी समय तक याद रहती हैं और आप अप्लाई कर पाते हो। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप चीज़ों को खुद भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। मैं थोड़ी बहुत बातें फास्ट तरीके से बता के 10-15 मिनट का लेक्चर बना के केवल अपने व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई टॉपिक शुरू कर रहे हो मेरे साथ, वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो, उसके जो भी अपडेटेड करंट पॉइंट्स हैं वो सब उसमें आए मैक्सिमम। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, करंट एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करके, ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अब यहाँ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और ये मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम फ़िलहाल नहीं है, मेरे सोर्स ऑफ इनकम दूसरे भी हैं। ये केवल स्टूडेंट्स जो मुझसे कांटेक्ट में नहीं है, जो मेरी फिजिकल क्लासरूम में नहीं है, उनको भी बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये है। तो आप अगर ये बेनिफिट लेना चाहते हैं और मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूँ ये चाहते हैं, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और इसलिए आप सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, शेयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप अपने भरोसा रखिए, ये मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा केमिस्ट्री के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल आपकी हमेशा हेल्प करेगा, और मेरा पूरा फोकस रहता है कि डाउट्स क्लियर हो। पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउट क्लियरेंस मेरा सबसे मेन मोटिव रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में अच्छा नंबर पाने के लिए और एक्सेल करने के लिए।